कांपने लगा। वह कांपता रहा और आखिरकार उसने अपना पूरा सिर बैरल में डुबो दिया और जी भरकर पानी पिया। बाकी मंकीज भी जल्दी से उसका पीछा करने लगे और खुशी में झूमते हुए अपने पेट को जिंदगी बचाने वाले पानी से भर लिया। एक एक करके चैतन्य ने गांव के हर मंकी की स्किल्स को एक्टिवेट किया। जो प्रजाति कभी सबसे कमजोर थी, अब उसके पास ज्यादातर सुपीरियर प्रजातियों से भी ज्यादा जादुई ताकत थी। जो मंकीज जिंदगी के लिए जूझते थे, अब उनके पास ऐसी नॉलेज और स्किल्स थीं जो दुनिया के मौजूदा नॉलेज से कहीं आगे थीं। ज्यादातर के पास सी से ए क्लास स्किल्स थी, लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली बात नहीं थी। येलो मंकीज को प्रोडक्शन से जुड़ी स्किल्स में टैलेंट था। खेती से लेकर बढ़ईगिरी, जंगल की देखभाल और यहां तक कि खाना बनाने तक हर चीज में कामयाब थी। आमतौर पर चैतन्य को किसी ग्रुप में अलग अलग तरह की स्किल्स दिखती थीं। जब उसने ब्लिंकिंग में स्किल्स चेक की थीं, तो उसे तलवारबाजी, प्रोडक्शन, गायन और दूसरी वैरायटी वाली स्किल्स दिखी थीं। लेकिन इस मंकी गांव में सबके पास किसी न किसी प्रोडक्शन से जुड़ी स्किल थी। चिंटू 2, इसका कारण क्या है? चैतन्य ने पूछा। उनके डीएनए को चेक करने पर पता चला कि येलो मंकीज खास तौर पर नेचुरली प्रोडक्शन में टैलेंटेड होने की प्रवृत्ति रखते हैं। चिंटू 2 ने जवाब दिया। चैतन्य ने कभी नहीं सोचा था कि एक पूरी प्रजाति की सारी संतानें सिर्फ एक तरह की स्किल में माहिर हो सकती हैं। चैतन्य को यह बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ये तो उसकी किस्मत थी कि उसे ये येलो मंकीज मिले। हर मंकी के पास ऐसी खास स्किल थी जो पैंडा आइलैंड्स में उसकी और सबकी लाइफ को ढेर सारी फैसिलिटीज से भर सकती थी। अपनी स्किल्स एक्टिवेट होने के बाद वे सब चैतन्य के इलाके में शिफ्ट हो गए और पहले ही दिन नए अपग्रेडेड मंकीज ने अपने पुराने गांव जैसे घर बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही वे मिट्टी और रेत इकट्ठा करके दीवारें बनाने लगे, चैतन्य ने उन्हें फौरन रोक दिया। उनके घर उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थे और मौसम की मार झेलने के लिए कमजोर थे। हालांकि उन्हें प्रोडक्शन की स्किल्स और बेसिक नॉलेज मिल चुकी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इनका बेस्ट यूज कैसे करना है। मिसाल के तौर पर एक मंकी के पास नाम की एक सीमिंगली यूजलेस स्किल थी जो उसे आसपास के लाइमस्टोन को ढूंढने देती थी। चैतन्य को तुरंत एक शानदार आइडिया आया। उसने उस मंकी को जितना हो सके लाइमस्टोन ढूंढने का ऑर्डर दिया, जो उसने आसानी से कर लिया। लाइमस्टोन मिलने के बाद चैतन्य ने काम शुरू किया। कई सारे 1 स्टार स्पेल्स का यूज करके उसने लाइमस्टोन को पाउडर में पीसा और इसे ढेर सारी मिट्टी, रेत और दूसरे मटेरियल्स के साथ मिक्स किया। काम पूरा होने पर उसके पास एक गाढ़ा, चिपचिपा सा ग्रे मटेरियल तैयार था। उसके पिछले वाले दुनिया का कोई भी इंसान इस मटेरियल को तुरंत पहचान लेता। यह था कंक्रीट। चैतन्य ने कंक्रीट को एक ब्लॉक में ढाला और एक हीटिंग स्पेल यूज करके इसमें मौजूद पानी को तेजी से सुखा दिया। कुछ ही सेकंड्स में कंक्रीट सख्त होने लगा, जिसे देखकर सारे मंकीज हैरान रह गए। उन्होंने उस सॉलिड ब्लॉक को घेर लिया, उसे छूकर और ठोककर उसकी मजबूती चेक करने की कोशिश की। एक मंकी ने कंक्रीट ब्लॉक को मुक्का मारकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अपनी उंगलियों में चोट लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये अजीब कंक्रीट मिट्टी और पत्थर की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत था। जब चैतन्य ने उन्हें कंक्रीट बनाने का तरीका सिखाया, तो कांग जैसे टैलेंटेड इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन मंकीज ने इसे अपने घरों में यूज करना शुरू कर दिया। दिन के आखिर तक मंकीज बाकी का टाइम नल और शावर से पानी की बौछार को देखते हुए बिताने लगे। वाह, पानी! मैं नहा भी सकता हूं और पी भी सकता हूं। एक मंकी खुश हो बोला। यकीन नहीं होता, क्या मेरे घर में सचमुच अनलिमिटेड पानी है? बुजुर्ग मंकी ने कहा। यह तो चमत्कार है। हमारे बॉस चैतन्य की जय हो। कुछ मंकी चिल्लाए। जय हो, सबने मिलकर चिल्लाया। चैतन्य ने बिल्कुल कांग को प्लम्बिंग सिस्टम की बेसिक्स सिखाई, जिसे उसने 1 घंटे की लेक्चर में फटाफट सीख लिया। फिर कांग ने बाकी मंकीज को भी सिखाया, जिससे सब एक साथ काम करके घरों को जितनी जल्दी हो सके बना सके। चूंकि कांग ग्रुप का सबसे टैलेंटेड इंजीनियर था, वह गांव के सारे प्रोडक्शन का
डिफॉल्ट लीडर बन गया। जब भी चैतन्य को कुछ करवाना होता, वह हमेशा कांग को जिम्मेदारी देता। इधर एनी भी अपनी एक ग्रुप की लीडर थी। एसएस क्लास टैलेंटेड होने के नाते वह खेती से जुड़ी हर चीज में जबरदस्त माहिर हो गई थी। इलाके के जंगल वाले हिस्से में वह और कुछ दूसरी खेती की स्किल्स वाले मंकीज ने एक फार्म सिस्टम शुरू किया। उसने खेती के बारे में जो कुछ सीखा था उसे इस प्रोजेक्ट में डाला, जिसमें अलग अलग फसलों के लिए जरूरी कंडीशंस शामिल थीं। अभी उसने जंगल में मिलने वाली हर फसल बोई थी। इसमें आलू, कुछ पत्तेदार सब्जियां, गाजर और ऐसी दूसरी फसलें थीं जो सबके लिए पौष्टिक थीं। कांग और उसके इंजीनियर ग्रुप की मदद से उन्होंने एक इरिगेशन सिस्टम बनाया, जिससे पौधों को पानी देना बहुत आसान हो गया। चैतन्य हैरान था जब उसने अपग्रेडेड मंकीज को काम करते देखा। आखिर सिर्फ एक दिन बीता था और पूरा इलाका पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसके घर के अलावा वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके आसपास ढेर सारे कंक्रीट के घर बन रहे थे, जिनके चारों तरफ एक फार्म और एक खदान थी। यही थी येलो मंकीज की असली ताकत। वे प्रोडक्शन में जबरदस्त टैलेंटेड थे। चैतन्य को उनकी मैनेजमेंट की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी, तो उसने अपने पैरों के पास पड़े कंक्रीट ब्लॉक पर ध्यान दिया। अब जाकर उसे इस जादुई दुनिया में कंक्रीट की पूरी पोटेंशियल समझ आई। उसकी पिछले वाली दुनिया में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड मटेरियल बन गया था, क्योंकि ये मजबूत था और दुनिया भर में आसानी से मिल जाता था। लेकिन अगर कंक्रीट की कोई कमजोरी थी, तो वो थी सीमेंट के सख्त होने में लगने वाला टाइम। वो उसकी पुरानी दुनिया की बात थी, लेकिन इस दुनिया में नहीं। जादू की मदद से सीमेंट कुछ सेकंड्स में सख्त हो सकता था। ये इस दुनिया में कंस्ट्रक्शन को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता था। चैतन्य ने तुरंत कौशल्या से कांटेक्ट करने की सोची, ताकि वे दुनिया को कंक्रीट बेच सकें। वो उसकी पुरानी दुनिया की बात थी, लेकिन इस दुनिया में नहीं। जादू की मदद से सीमेंट कुछ सेकंड्स में सख्त हो सकता था। ये इस दुनिया में कंस्ट्रक्शन को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता था। चैतन्य ने तुरंत कौशल्या से कांटेक्ट करने की सोची, ताकि वे दुनिया को कंक्रीट बेच सकें। कंक्रीट बेचने से पहले चैतन्य ने इसका ढेर सारा स्टॉक तैयार करने का प्लान बनाया। आखिर गांव में सारे घर और बिल्डिंग्स को पूरा करने के लिए भी ढेर सारा कंक्रीट चाहिए था। तो उसने कुछ मंकीज को रेगिस्तान में भेजा, ताकि वे एक अच्छी लाइम खदान ढूंढ सकें, जिसे वे यूज कर सकें। खुशकिस्मती से जब वे स्काउटिंग से लौटे, तो उन्हें पास में ही एक बड़ी खदान मिल गई। चैतन्य ने उन्हें जितना हो सके लाइम माइन करने का ऑर्डर दिया, और उनके काम को आसान करने के लिए उसने अपनी गाड़ी दी, ताकि वे दिन भर में माइन किया हुआ लाइमस्टोन ला सकें। बिल्कुल, पहले उन्हें गाड़ी चलाना सिखाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि एक मंकी के पास ऐसी स्किल थी जिससे उसने ड्राइविंग फटाफट सीख ली। फिलहाल एक दिन में जितना लाइमस्टोन इकट्ठा हो रहा था, वो गांव के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए काफी था। लेकिन अगर चैतन्य को दुनिया में कंक्रीट एक्सपोर्ट करना था, तो उसे और ढेर सारे वर्कर्स चाहिए थे। लीना, क्या तुम्हें कुछ और मंकीज के बारे में पता है जो हमारी हेल्प कर सकें? चैतन्य ने सामने खड़े मिडिल एज्ड दिखने वाले हॉब मंकी से पूछा। उसने उस बुजुर्ग मंकी का नाम लीना रखा था, और अपग्रेड होने के बाद वह कुछ साल जवान दिखने लगा था, जैसे लाइफ के प्राइम टाइम में हो। लेकिन उसके पूरे शरीर पर सफेद फर अब भी था, जिससे वह एक अल्बिनो मंकी जैसा लगता था। चैतन्य ने अपग्रेडेड मंकीज को हॉब मंकीज नाम देना शुरू किया, क्योंकि वे उसे अपनी पुरानी दुनिया के फैंटेसी गॉब्लिन्स की याद दिलाते थे। आखिर दोनों ही दुनिया की सबसे कमजोर और लोएस्ट प्रजातियां मानी जाती थीं। तो उसने उनकी अपग्रेडिंग का नाम वैसे ही रखा, जैसे गॉब्लिन्स हॉब गॉब्लिन्स में मेबी में बदलते हैं। हाँ बॉस चैतन्य, लीना ने कूल अंकल वाले अंदाज में जवाब दिया। पेंडाई लैंड्स में येलो मंकीज की और भी कई ट्राइब्स बिखरी हुई हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की सटीक लोकेशन नहीं पता। चैतन्य ने सोचा कि अगर वह और मंकीज को अपग्रेड कर सके और उन्हें अपने एस्टेट में ला सके, तो अच्छा होगा।
उसे और टैलेंटेड हॉब मंकीज की जरूरत थी जो गांव के कामों में हेल्प कर सकें। माइनिंग ग्रुप को और वर्कर्स चाहिए थे। कांग भी और टैलेंटेड इंजीनियर्स की डिमांड कर रहा था और एनी को भी फार्म बढ़ाने के लिए हेल्प चाहिए थी। ये बहुत लकी था कि येलो मंकीज को नेचुरली प्रोडक्शन में टैलेंट था, तो कम से कम ज्यादातर के पास गांव में करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो था। तो चैतन्य ने कुछ हॉब मंकीज को रेगिस्तान में छुपी दूसरी ट्राइब्स को ढूंढने के लिए डेडिकेट करने का फैसला किया। उसका मकसद सिर्फ और वर्कर्स लाना नहीं था, बल्कि उनकी मौजूदा हालत में हेल्प करना भी था। उसे चिंता थी कि शायद कई मंकीज वही मुश्किलें झेल रहे हैं जो लीना और बाकियों ने झेली थीं। उसके घर में स्पेस, खाना और पानी की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बाहर तड़पने की जरूरत नहीं थी। उसे गांव को और ज्यादा रौनक वाला बनाना अच्छा लगता था। जैसा कि मशहूर कहावत है, जितने ज्यादा उतना मजा। लीना, कुछ मजबूत हॉब मंकीज ढूंढो जो पेंडाई लैंड्स में ट्रिप करके बाकी ट्राइब्स से कांटेक्ट कर सके, चैतन्य ने कहा। उसने ये जॉब लीना को सौंपा क्योंकि उसके पास नाम की ए क्लास स्किल थी जो उसे गांव के सारे जॉब्स और टैलेंट्स को ट्रैक करने की सही नॉलेज और स्किल्स देती थी। लीना गांव के सारे हॉब मंकीज के जॉब्स और टैलेंट्स को एकदम सटीक तरीके से ट्रैक करता था, जिससे उसे आसानी से पता था कि कौन सा काम किसके लिए बेस्ट है। मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, बॉस चैतन्य। मैं उन्हें दूसरी मंकी ट्राइब्स ढूंढने का टास्क दूंगा। भरोसा रखो, हो जाएगा, लीना ने चैतन्य की तरफ झुकते हुए कहा। चैतन्य ने फिर अपनी परछाई से बात की। टाइशन, तुम अपने क्लोन्स को उनके साथ भेजोगे ना? वो क्यूट चूनिब्यो माइंडसेट वाला डॉग टाइशन स्लाइम उसकी परछाई से निंजा की तरह बाहर कूदा और जमीन पर लैंड किया। हाँ मास्टर, मैंने अपने क्लोन्स को पूरे गांव में फैला रखा है। बस उन्हें सीक्रेट वर्ड बीटलजूस 3 बार बोलना है और मैं उनकी परछाई में हाजिर हो जाऊंगा ताकि वे किसी भी इमरजेंसी को बता सकें। चैतन्य ने मन ही मन सिर हिलाया। पता चला कि चिंटू 2 ने इस छोटे से बग्घर को सिर्फ एनिमे ट्रॉप्स ही नहीं बल्कि मूवी ट्रॉप्स भी दे दिए थे, लेकिन चूंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, चैतन्य ने इसे इग्नोर कर दिया। ओके, अच्छा है, चैतन्य ने कहा। टाइशन लीना के सिर पर कूदा और उत्साह से सिर उठाया। उम्मीद है अगली बार कुछ टैलेंटेड रिक्रूट्स मिले। नो ऑफेंस, लेकिन इस गांव के सारे मंकीज की स्किल्स बोरिंग हैं। कोई भी मेरे शैडो आर्मी में ज्वाइन नहीं करना चाहता। बॉस टाइशन, अगर गांव में कोई निंजा बनने की इच्छा दिखाएगा जैसा आप कहते हैं तो मैं आपको फौरन बता दूंगा। लोलो ने स्लाइम को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। सच में? अच्छा, मैं इंतजार करूंगा, चैतन्य बोला। चैतन्य खुश था कि गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोलो के मुताबिक सब अपनी मौजूदा लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वे एक लीवर घुमाकर पानी पी सकते थे, उनके सिर पर छत थी जो धूप से बचाती थी और वे हर दिन खाना और फल खा सकते थे। यह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। हर हॉब मंकी ने मन ही मन फैसला किया कि वे चैतन्य और इस गांव के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने गांव को अच्छा और सेफ रखने के लिए अपनी स्किल्स का यूज करके पहले से ज्यादा मेहनत की। दिन बीतते गए, हर मंकी गांव में अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। खास तौर पर एक मंकी था जिसे चैतन्य ने एक बहुत स्पेशल जॉब सौंपा था। वो था कांग। इस वक्त यह हॉब मंकी उत्साह भरे चेहरे के साथ गांव में भागता हुआ आया। उसने एनी की फसलों को साइड स्टेप किया, लाइमस्टोन से भरी लकड़ी की गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई और लीना की गांव में मैनर्स की चेतावनी को इग्नोर कर दिया। कांग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे चैतन्य को अच्छी खबर बतानी थी। वह चैतन्य के घर में दाखिल हुआ और किचन के पास निंजा मूव्स प्रैक्टिस कर रहे टाइशन को सलाम किया। फिर वह सीधे दूसरी मंजिल पर कूदा और मास्टर बेडरूम में घुस गया। बॉस, ये काम कर रहा है, कांग ने उत्साह से कांपती आवाज में कहा। चैतन्य के घर में दाखिल हुआ और किचन के पास निंजा मूव्स प्रैक्टिस कर रहे टाइशन को सलाम किया। फिर वह सीधे दूसरी मंजिल पर कूदा और मास्टर बेडरूम में घुस गया। चैतन्य फट से बिस्तर से उठा, और कांग को देखा। उसका चेहरा हर सेकंड उत्साह से भरता जा रहा था।
काम कर रहा है? चैतन्य ने कांक से पूछा। हाँ बॉस, काम कर रहा है, कांक ने जवाब दिया। दोनों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों घर से बाहर भागे और गांव में आधी अधूरी बनी इमारतों के बीच से दौड़ पड़े। कांक को वहीं रास्ते की रुकावटें पार करनी पड़ी, जबकि चैतन्य हवा में उड़ता हुआ सीधे दूर एक बड़े चौकोर बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। ये बिल्डिंग कंक्रीट से बनी थी और इसके रूफ पर लगे एग्जॉस्ट वेंट से सफेद धुआं निकल रहा था। यह था चैतन्य और कांक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, स्टीम टरबाइन। उन्होंने मिलकर एक जनरेटर बनाया था जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता था। उन्हें कई बार एक्सपेरिमेंट और प्लानिंग करनी पड़ी ताकि सब कुछ सही हो, और कल बाकी हॉबमंकी इंजीनियर्स की मदद से आखिरी टच पूरा हुआ था। सुबह सुबह कांग ने आखिरी सेफ्टी चेक्स किए और फिर चैतन्य को बताया कि स्टीम टरबाइन ऑन करने के लिए तैयार है। वे दोनों कंट्रोल रूम में भागे, जहां कुछ और इंजीनियर हॉबमंकीज इधर उधर टहल रहे थे, चैतन्य और कांग के आने का इंतजार करते हुए। आखिरकार उनकी मेहनत का फल देखने का टाइम आ गया था। बॉस, ये सम्मान आपका है, इसे आप ही शुरू कीजिए, कांग ने लीवर की तरफ इशारा करते हुए कहा। चैतन्य ने सिर हिलाया और लीवर को उठाया, जिसे पुश करने में काफी ताकत लगानी पड़ी। अच्छी बात थी कि 10 साल का होने के बावजूद वो पहले से ही काफी स्ट्रांग था। जैसे ही उसने लीवर को ऑन पोजीशन में धकेला, एक जोरदार क्लिक की आवाज पूरे कंट्रोल रूम में गूंजी, जिससे पता चला कि फ्लिंट ने आग जला दी थी जो कंपार्टमेंट्स के अंदर फ्यूल को जलाने वाली थी। चैतन्य ने अपनी सुप्रीम स्किल माना गैदरिंग का यूज करके मशीन की मेटल लेयर्स के आर पार देखा। आग जलने के बाद पानी उबलने लगा, और जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस यानी उबलने के पॉइंट तक पहुंचा, स्टीम एक वेंट में उठने लगी जो सब कुछ टरबाइन की तरफ ले जा रही थी। क्योंकि इस छोटे से वेंट में ढेर सारी स्टीम तेजी से जा रही थी, इसकी स्पीड और प्रेशर टरबाइन को जबरदस्त रफ्तार से घुमाने के लिए काफी था। यहीं से जादू शुरू हुआ। धीरे धीरे टरबाइन से जुड़ा जनरेटर लाइटनिंग माना छोड़ने लगा, जो बताता था कि स्टीम टरबाइन ने हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन इतना काफी नहीं था। ये कंफर्म करने के लिए कि स्टीम टरबाइन सही काम कर रहा है, सबने कंट्रोल रूम के बीच में रखे एक लाइट बल्ब की तरफ देखा। सब सांस रोके इंतजार करने लगे। जब बल्ब टिमटिमाने लगा और आखिरकार वो बल्ब जल उठा और पूरे रूम को रोशनी से भर दिया। हमने कर दिखाया। पूरे रूम में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। गले मिलना, उछलना और चिल्लाना शुरू हो गया। बॉस, हो गया, आप सही थे, कोंग ने घबराकर चैतन्य से पूछा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चैतन्य का इलेक्ट्रिसिटी की ताकत को हार्नेस करने का वादा सच हो गया। इस पूरे प्रोसेस में कोई जादू नहीं था, सिर्फ उनके आसपास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हुआ था। इस स्टीम टरबाइन से वे पूरे गांव में रात के अंधेरे में भी लाइट बल्ब्स जला सकते थे। चैतन्य भी थोड़ा इमोशनल हो गया। सिर्फ 10 साल लगे, लेकिन आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी ला दी। उसने इस दुनिया में लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उसके पास ढेर सारी इन्वेंशंस थीं, जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से काम कर सकती थीं। अब जाकर वह उन पर काम शुरू कर सकता था। थैंक यू गायस, हम सब ने इसके लिए बहुत मेहनत की, उसने कांक और बाकी इंजीनियर्स से कहा। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उसने रूम के पास की खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से पूरा गांव दिख रहा था। हमें हर घर को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना है। कहां? हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस रेडी हैं ना? चैतन्य ने चीफ इंजीनियर से पूछा। चीफ इंजीनियर ने हां में सिर हिलाया। हां बॉस, मैंने बाकी इंजीनियर्स को घरों में वायर्स लगाने का बोल दिया है, बस हमें उन्हें पावर सोर्स से कनेक्ट करना है। चैतन्य ने सिर हिलाया। अब वक्त था सबको इलेक्ट्रिसिटी की ताकत दिखाने का। शाम में चैतन्य ने लोलो से गांव के सब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंटेशन के लिए इकट्ठा करने को कहा। सारे हॉब मंकीज गांव के बीच के चौराहे पर जमा हो गए। वे सब धैर्य से अपनी जगह पर इंतजार करने लगे, जबकि दूर सूरज डूब रहा था और रात ने पूरे आसमान को ढक लिया।
सबको अपने घरों की सारी मोमबत्तियां बुझाने को कहा गया था, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ये क्या हो रहा है? एक हॉबमंकी बच्चे ने पूछा। चुप बेटा, हमारे बॉस ने कहा है कि वो हमें कुछ कमाल की चीज दिखाने वाले हैं, उसके मम्मी पापा ने कहा। लेकिन फिर भी कई मंकीज अंधेरे में इंतजार करते करते थोड़े बेचैन होने लगे। तभी चैतन्य की शांत करने वाली आवाज चौराहे में गूंजी, जिससे सब उत्साहित हो गए। सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी, लेकिन मैं वादा करता हूं ये वर्थ है। अब और देर न करते हुए मैं आपको हमारी मेहनत का रिजल्ट दिखाता हूं। कहां? ऑन करो, चैतन्य ने कोंग को ऑर्डर देते हुए कहा। एक क्लिक के साथ एक चमकदार रोशनी ने सारे हॉब मंकीज को चौंधिया दिया। हॉब मंकी बच्चे ने आंखें मूंद लीं और डर गया, क्योंकि उसे इतनी तेज रोशनी की उम्मीद नहीं थी, खासकर जब सूरज डूबे कई घंटे हो चुके थे। लेकिन फिर उसने हैरानी और तारीफ की आवाजें सुनी। वाह, कोंग ने कहा, यकीन नहीं होता। एनी हैरान होके बोली, कितना खूबसूरत है कोलोम्स, ये देखो। एक मंकी चिखा। अपने मम्मी पापा की इमोशनल आवाज सुनकर बच्चे ने धीरे धीरे आंखें खोली, और जैसे ही उसकी नजर रोशनी के साथ एडजस्ट हुई, उसे अपने गांव का खूबसूरत नजारा दिखा, जो हर तरफ तारों से जगमगा रहा था। चैतन्य ने मिनिएचर बल्ब्स को वायर्स में लगाकर घरों के चारों तरफ लपेटने का ऑर्डर दिया था, जैसा कि उसकी पुरानी दुनिया में क्रिसमस लाइट्स होती थीं। इससे ऐसा लग रहा था जैसे उनका गांव रात के आसमान में तारों की मौजूदगी से चमक रहा हो। चैतन्य ने मिनिएचर बल्ब्स को वायर्स में लगाकर घरों के चारों तरफ लपेटने का ऑर्डर दिया था, जैसा कि उसकी पुरानी दुनिया में क्रिसमस लाइट्स होती थीं। इससे ऐसा लग रहा था जैसे उनका गांव रात के आसमान में तारों की मौजूदगी से चमक रहा हो। कुछ दिनों बाद गांव के सब लोग जल्दी ही अपनी रोज की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के आदी हो गए। अब जब उनके पास ये नया पावर सोर्स था, उन्हें पूरे गांव के लिए वाटर टैंक में पानी मैन्युअली पंप करने की जरूरत नहीं थी। अब सब कुछ एक इलेक्ट्रिक पंप से चल रहा था, जो प्लम्बिंग सिस्टम को पानी सप्लाई करता था, और जब भी पानी खत्म होता अपने आप रिफिल हो जाता। पानी जो पहले उनकी जिंदगी में इतना कम था, अब इतना ज्यादा था कि चौराहे के बीच में एक बड़ा फव्वारा था, जो हॉब मंकीज का लगातार मनोरंजन करता था। लोलो गर्मजोशी भरी नजरों से बच्चों को फव्वारे में खेलते और पानी में भीगते देख रहा था। चैतन्य की वजह से बच्चों को अब वैसी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती थीं, जो उन्होंने अपने बचपन में झेली थीं। उनके पास जितना पानी चाहिए था उतना था, और इतना ज्यादा कि वे हर दिन नहाने की लग्जरी ले सकते थे। लीना ने एक आह भरी और पेंडाइलैंड्स के ऊपर चोटी की तरफ देखा। उसके सीने में गिल्ट की भावना उभरने लगी। यहां वह बिना किसी टेंशन के लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन रेगिस्तान में अभी भी ढेर सारे येलो मंकीज बिना एक बूंद पानी के तड़प रहे थे। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वे जल्दी ही इस जन्नत को ढूंढ लें और चैतन्य के गिफ्ट से धन्य हो जाए। कहीं बीच रेगिस्तान में, जहां चोटी पर सिर्फ अंतहीन रेत दिख रही थी, एक अकेला येलो मंकी सूखी मिट्टी में घिसट रहा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, उसकी स्किन सूखेपन से छिल रही थी। वह कई दिन पहले अपने गांव से उस पौराणिक ओएसिस को ढूंढने निकला था, एक ऐसी जगह जो पानी और जिंदगी से भरी हो। लेकिन उसे जल्दी पता चल गया कि ये सिर्फ एक सपना था। वहां सिर्फ हड्डियां थीं उन मंकीज की, जो उसी बेकार सपने के साथ रेगिस्तान में निकले थे। वह हार मानकर अपने गांव लौटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे दूर कुछ दिखा। सूरज की गर्मी ने सब कुछ धुंधला कर रखा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने रेगिस्तान में कुछ और प्राणियों को चलते देखा। वह करीब गया और आखिरकार उसे एक अजीब सी नई प्रजाति दिखी, जिनके फर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मंकी ने सोचा कि शायद ये उसकी अपनी प्रजाति है, लेकिन उनकी सीधी चाल और इंसान जैसे चेहरे बता रहे थे कि वे उससे अलग थे। वे ज्यादा पावरफुल थे। इतना ही नहीं, वे रिलैक्स्ड लग रहे थे। यहां तक कि जब उन्होंने अजीब कपड़े पहने थे जो उनके पूरे शरीर को ढक रहे थे, तब भी सूरज की तीखी गर्मी में उन्हें एक बूंद पसीना नहीं आ रहा था। उनका रवैया ऐसा था जैसे रेगिस्तान की सख्त और सूखी जमीन में चलना कोई चैलेंज नहीं, बल्कि सुबह की आसान सैर हो।
मंकी की तुलना में ये प्राणी हंस रहे थे और मजे कर रहे थे। वे जिंदगी के लिए जूझ नहीं रहे थे। तभी मंकी ने देखा कि एक प्राणी ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। छलक। दूर से भी मंकी उस आवाज को पहचान गया। ये पानी था। उस प्राणी ने बोतल से जी भरकर पानी पिया। मंकी सूखे गले के साथ कटक गया जब उसने उस प्राणी को अपनी प्यास बुझाते देखा। फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ। उस मंकी ने अपने ऊपर पानी उड़ेलना शुरू कर दिया, जिससे पानी उसके चेहरे से टपकने लगा और जमीन पर गिर गया। यह जिंदगी बचाने वाला रिसोर्स पूरी तरह बर्बाद हो गया। मंकी को यकीन नहीं हुआ। अगर उसका गला सूखा ना होता तो वह उस मंकी पर पानी बर्बाद करने के लिए चिल्ला देता। भले ही उसने अपनी प्यास बुझा ली थी, वह उस पानी को अपने बाकी साथियों के लिए बचा सकता था। जैसे ही मंकी ने यह सोचा, बाकी मंकी ने भी अपनी अपनी बोतलें निकाली और गर्मी से बचने के लिए अपने ऊपर पानी उड़ेलने लगे। आखिरकार मंकी ने हिम्मत जुटाई और उन मंकी के पास गया। दयालु प्राणी, प्लीज मुझे पानी दे दे। मंकी ने गिड़गिड़ाया। उसका सिर जमीन में लगभग गड़ा हुआ था। सारे हॉब मंकीज ने उसे देखा और उसकी खराब हालत को नोटिस किया। मैं पानी के लिए गुलाम बनने को तैयार हूं, प्लीज, वो मंकी यहां के मंकी से बोला। वह और गिड़गिड़ाने और झुकने वाला था। तभी उसे अपने सिर पर ठंडक का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा और अपने माथे के पास एक लकड़ी की बोतल देखी। तुम ठीक नहीं लग रहे, लो, जितना पानी चाहिए पी लो, एक हॉब मंकी ने कहा। मंकी ने सावधानी से बोतल ली और पहला घूंट लिया। यह सचमुच पानी था और उन्होंने बिना कुछ मांगे उसे दे दिया। मंकी ने जल्दी ही खुद को पानी से भर लिया। उसने बोतल की आखिरी बूंद तक नहीं छोड़ी और सब पीकर राहत की सांस ली। हां, मंकी जमीन पर लेट गया, पूरी तरह तृप्त होकर। दयालु मंकी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वो मंकी बड़ी मुश्किल से बोला। हॉब मंकीज ने कंधे उचकाए। लगता था उन्होंने चैतन्य से ही सीखा था कि यह यू आर वेलकम का इशारा है। मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं, आप दयालु मंकी की सेवा करने को, मंकी ने कहा। लेकिन हॉब मंकीज ने सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास देने के लिए ढेर सारा पानी है। यह सुनकर मंकी एक ही नतीजे पर पहुंचा। इन्होंने रेगिस्तान के बीच में उस पौराणिक ओएसिस को ढूंढ लिया था। अगर वह अपने गांव को यहां ले जा सके तो वे मौत से बच जाएंगे। प्लीज बताइए, यह पानी आपने कैसे पाया? मुझे अपने गांव को बचाना है, प्लीज बताइए। ओएसिस कहां है? वो मंकी तुरंत उठकर गिड़गिड़ाने लगा। मंकी को पता था कि यह एक लंबा शॉट है। आखिर अगर इन मंकी ने ओएसिस ढूंढ लिया था तो वे इसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। वे इसे अपने लिए रखना चाहेंगे। फिर भी उसे कोशिश करनी थी। जवाब में हॉब मंकीज ने एक दूसरे की तरफ देखा। भले ही उन्हें रेगिस्तान में सिर्फ लाइमस्टोन ढूंढने के लिए भेजा गया था, लेकिन लीना ने उन्हें किसी भी खोए हुए मंकी को गांव में लाने का ऑर्डर दिया था। हमें कोई ओएसिस नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक जन्नत है, एक ऐसी जगह जहां पानी बारिश की तरह बहता है, खाना ढेर सारा है और रात में तारे जमीन पर उतर आते हैं। हम तुम्हारा और तुम्हारे पूरे गांव का स्वागत कर सकते हैं। देखना चाहोगे? लीना ने उन्हें किसी भी खोए हुए मंकी को गांव में लाने का ऑर्डर दिया था। हमें कोई ओएसिस नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक जन्नत है, एक ऐसी जगह जहां पानी बारिश की तरह बहता है, खाना ढेर सारा है और रात में तारे जमीन पर उतर आते हैं। हम तुम्हारा और तुम्हारे पूरे गांव का स्वागत कर सकते हैं। देखना चाहोगे? रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में करीब 20 मंकीज का एक गांव उस स्वर्ग की खोज में निकला जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जहां कोई समझदार मंकी पानी पी सकते हो, रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उन्हें खाना मिल जाए, और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब बिना कुछ चुकाए, बस गांव के लिए अपनी स्किल्स देनी होंगी। मतलब उसे यहां काम करना होगा। ये कहानी इतनी अच्छी थी कि सच लगती ही नहीं थी। वो डाउट में था कि उसे आगे बढ़कर इस गांव में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन मंकीज के पास और कोई रास्ता नहीं था। उनके गांव का पानी खत्म हो चुका था और बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो पहले से ही भूखे प्यासे मर रहे थे। अगर उन्होंने ये जोखिम नहीं उठाया
तो प्यास से मरना तय था। लेकिन जब वे मंकी इस स्वर्ग में पहुंचे तब गांव को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका फैसला सही था। उन्होंने होब मंकीज को देखा जो दोपहर की तपती धूप में घर बनाते, खेतों में काम करते और तरह तरह की जॉब्स करते दिखे। मंकीज को तो यही पता था कि सुबह जल्दी या रात को काम करना चाहिए ताकि प्यास कम लगे, लेकिन ये होब मंकीज बेफिक्र होकर दोपहर में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हर घर में एक अनोखा नल था जिसे घुमाते ही जितना चाहे पानी मिल जाता था। अरे, तुम नए मंकीज हो, है ना? वेलकम, एक मंकी ने उस मंकी को देखकर कहा। लीना ने नए मंकीज को गांव घुमाया और सब कुछ दिखाया। उन्हें ढेर सारा पानी और खाना दिया गया और सबसे खास, उसने उन्हें रात में रोशनी का जादू दिखाया। हर घर में लालटेन जैसी चीजें थीं जो अंधेरे में भी सब कुछ चमका देती थी, मानो तारे आसमान से उतरकर इस गांव में आ बस गए हों। जल्द ही मंकीज लीना के सामने झुक गए, अपने गांव को इस स्वर्ग में शामिल करने की विनती करने लगे। वे नौकर बनने को भी तैयार थे, बस थोड़ा पानी और इस जगह के करीब रहने का मौका चाहिए था। लीना ने फटाफट कहा, यहां रहना फ्री है। अगर तुम भी यही जिंदगी चाहते हो तो बिना किसी शर्त के रह सकते हो। लेकिन मंकीज को लगा कि इतना बड़ा एहसान मिला है तो कुछ तो करना पड़ेगा। लीना ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इस गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो बॉस से मिलो। वही इस स्वर्ग को शुरू करने वाला है। वो तुम्हारी छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाएगा, जिससे ये गांव और तरक्की करेगा। जब वो मंकी चैतन्य से मिला तो चैतन्य ने नए मंकीज का स्वागत किया और उन्हें होब मंकीज में तब्दील करके उनकी छुपी प्रतिभाएं जगाईं। जैसा सोचा था, सबके पास प्रोडक्शन से जुड़ी स्किल्स थीं। लीना की मदद से उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल गया। कुछ मंकी कोंग के पास गए जो उन्हें घर बनाने की कला सिखाता था। कुछ कपड़े सिलने वाली टीम में शामिल हुए और कुछ पशुपालक बने जो गांव के लिए खाने का इंतजाम करते थे। अब गांव की आबादी 100 के पार पहुंच चुकी थी और हर हफ्ते बढ़ रही थी। ये मंकीज का पहला ग्रुप नहीं था। होब मंकीज की खोजबीन की वजह से और भी कबीले यहां आकर नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इसलिए घरों का निर्माण एक बड़ा काम बन गया था जो कोंग को हर वक्त बिजी रखता था। नए होब मंकीज जो घर बनाने में माहिर थे, उनकी मदद से काम थोड़ा आसान हुआ, लेकिन फिर भी काम का बोझ कम नहीं था। ज्यादा लोग आए तो खाने पानी की जरूरत भी बढ़ गई। शुक्र था कि मंकीज ने रेगिस्तान में तेल के कुएं ढूंढ निकाले जिनसे गांव की जरूरतें पूरी होती थीं। चैतन्य ने और 5 गाड़ियां बनवाईं ताकि रेगिस्तान से सामान लाना आसान हो। 2 गाड़ियां तेल लाने के लिए, 2 चूना पत्थर के लिए और 2 नए कबीलों को ढूंढकर गांव लाने के लिए। इससे कंक्रीट बनाना आसान हो गया। अब लगभग पूरे गांव में कंक्रीट का फर्श था, सिवाय उन नए घरों के जो अभी बन रहे थे। चैतन्य ने कोंग को एक कंक्रीट फैक्ट्री बनाने को कहा जो अब लगभग तैयार थी। वह उस दिन के करीब था जब वह कंक्रीट को रिबॉर्न प्रोडक्ट के तौर पर बेच सकेगा। हाँ, इस नए मटेरियल को बेचने का तरीका सोचना अभी बाकी था, लेकिन वो बात की बात थी। चैतन्य इस आखिरी मंकी को तब्दील करने के बाद रेस्ट करने वाला था, लेकिन तभी उसने उसकी खासियत देखी। ये कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन उसकी नई स्किल ने चैतन्य को एक गजब का आइडिया दिया। उसने फौरन उसके टैलेंट को जगाया और एक खास काम सौंपा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्किल से वो चीज ढूंढो, चैतन्य ने नए होब मंकी से कहा। जैसा आप कहें, उस मंकी ने चैतन्य को जवाब दिया। लीना की मदद से नया होब मंकी तुरंत काम पर लग गया और कुछ मंकीज के साथ रेगिस्तान में उस कीमती चीज की तलाश में निकल पड़ा। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन बाद होब मंकी चैतन्य के पास लौटा और उसे एक अजीब पीले रंग का पत्थर जैसा क्रिस्टल दिखाया। चैतन्य ने मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टल को हाथ में लिया। चैतन्य की आंखों में चमक थी। भले ही उसकी गंध सड़े अंडे जैसी थी, लेकिन चैतन्य को उसकी असली वैल्यू पता थी। यह था सल्फर, उसके अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी चीज। तुम्हें अंदाजा है ना मैं क्या प्लान कर रहा हूं, चिंटू टू? चैतन्य ने अपने पर्सनल गाइड से पूछा। मैंने प्लान तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, चिंटू टू ने जवाब दिया। इसके साथ
वो अपनी मां के जन्मदिन के लिए कुछ कमाल का बनाने वाला था। अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी चीज। तुम्हें अंदाजा है ना मैं क्या प्लान कर रहा हूं, चिंटू टू? चैतन्य ने अपने पर्सनल गाइड से पूछा। मैंने प्लान तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, चिंटू टू ने जवाब दिया। इसके साथ वो अपनी मां के जन्मदिन के लिए कुछ कमाल का बनाने वाला था। कुछ महीनों बाद लिया बिल्ट ने बिल्ट हवेली की खिड़की से बाहर झांका और एक लंबी सांस छोड़ी। चैतन्य के घर छोड़े महीनों हो गए थे, लेकिन पहले दिन से ही उसकी कमी टू ने जवाब दिया। इसके साथ वो अपनी मां के जन्मदिन के लिए कुछ कमाल का बनाने वाला था। कुछ महीनों बाद लिया बिल्ट ने बिल्ट हवेली की खिड़की से बाहर झांका और एक लंबी सांस छोड़ी। चैतन्य के घर छोड़े महीनों हो गए थे, लेकिन पहले दिन से ही उसकी कमी दिल में खटक रही थी। बोर होकर लिया बिल्ट बिस्तर से उठी और हवेली में भटकने लगी। हवेली का हर कोना लिया बिल्ट को चैतन्य की याद दिलाता था। लिया बिल्ट रसोई में पहुंची तो नौकरानियां चैतन्य के बनाए स्टाइलिश नलों से बर्तन साफ कर रही थीं। उसके बाद बाहर निकली तो संकेत, बिल्ट और बाकी स्टाफ ब्रेक में शतरंज की बाजी जमा रहे थे, पर बीच की कुर्सी खाली थी और वो थी चैतन्य की जगह। लिया बिल्ट ये एसबी देखने के बाद हवेली के पिछवाड़े के ट्रेनिंग ग्राउंड पर गई। पहले वो हर सुबह चैतन्य के साथ जादू की प्रैक्टिस करती थी। भले ही अब उसे सिखाने को कुछ बाकी नहीं था, चैतन्य फिर भी चुपचाप सुनता, वो भी बिना बोर हुए। घूमते घूमते लिया बिल्ट गर्म झरने के पास पहुंची। छत से उठती भाप उसे चैतन्य के साथ रोज के नहाने की याद दिला गई। चैतन्य हमेशा औरतों वाले सेक्शन में जाने से कतराता, पर लिया की जिद के सामने झुक जाता। लिया बिल्ट आज नहाने का मूड नहीं थी, तो वो वापस बेडरूम में लौटी और बिस्तर पर ढेर हो गई। सबसे ज्यादा उसे चैतन्य की वो अजीब कहानियां मिस होती थीं, जो वो सपनों से लाता था। हर रात सोने से पहले चैतन्य मास्टर बेडरूम में आता और एक पैरेलल वर्ल्ड की स्टोरी सुनाता। वहां इंसान बिना जादू के रहते थे और पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर टिके थे। जादू के बिना जिंदगी सादी होने के बावजूद चैतन्य उस दुनिया को जादू से भी कहीं ज्यादा डोप बताता था। वहां ताकत की जगह क्रिएटिविटी रूल करती थी। लोग उन स्टार्स को पूजते थे जो गाने नाचने में मास्टर थे। चैतन्य ने तो यह भी बोला था कि अगर लिया बिल्ट वहां होती तो पूरी दुनिया में सुपरस्टार, एक्ट्रेस या आइडल बन जाती। उसने उस दुनिया के खास मौकों की बात की। वैलेंटाइंस डे, इंडिपेंडेंस डे, किसी भगवान का बर्थडे और न्यू ईयर का जश्न। उन मौकों पर आसमान में चमकते फूल खिलते थे। ये बात लिया बिल्ट के दिमाग में घर कर गई। वो सोचती, काश वो चैतन्य के सपनों में झांक पाती, ताकि उन चमकदार फूलों को देख सके जो आसमान में फटते थे। चैतन्य की स्टोरीज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो उस दुनिया में कैसी होती। क्या वो अपने बर्थडे पर उन फूलों को खिलते देख पाती? लिया बिल्ट अपनी इन फालतू ख्यालों पर हंस पड़ी। चैतन्य की कहानियां इतनी किलर थीं कि वो कुछ ऐसा देखना चाहती थी जो सिर्फ फैंटेसी में होता था। हाय, चैतन्य की कितनी याद आ रही है। काश वो कल यहां होता। लिया बिल्ट बस खुद से बुदबुदा रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स मम्मी, मैं तो कल पक्का यहां रहूंगा। आपका बर्थडे जो है, चैतन्य ने अचानक पीछे से कहा। लिया बिल्ट तो चौंक कर बिस्तर से उछल पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने चैतन्य को सामने खड़ा देखा। लिया बिल्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि चैतन्य हवेली में है, इसलिए वो धीरे धीरे चैतन्य के पास गई। अपने हाथों से उसका चेहरा छुआ। उसके गालों की गर्माहट ने कंफर्म किया, ये रियल था, कोई भ्रम नहीं। चैतन्य हवेली में वापस आ गया था। लिया बिल्ट चैतन्य की ओर लपकी और महीनों की तड़प को एक जोरदार झप्पी में उतार दिया। ए, मम्मी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चैतन्य ने बड़ी मुश्किल से कहा। पर लिया बिल्ट ने चैतन्य की एक न सुनी और उसे गले लगाए रही। जब उसने अपनी सारी मम्मी वाली फीलिंग्स पूरी कर ली, तब उसने चैतन्य को छोड़ा और उसके कंधों को पकड़ा। मुझे पता था तू मेरा बर्थडे नहीं भूलेगा। लिया बिल्ट जोश में चिल्लाई। कभी नहीं मम्मी, इसे मिस कैसे कर सकता था?
चैतन्य ने नाक खुजलाते हुए थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। तू यहां तक कैसे पहुंचा? लिया बिल्ट ने पूछा। क्या तू कई दिन गाड़ी चला कर आया? चैतन्य ने गला खंखारते हुए कहा। उससे पहले मम्मी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह आपका बर्थडे गिफ्ट है। इतना बोल चैतन्य लिया बिल्ट को मास्टर बेडरूम की बालकनी पर ले गया, जहां से पूरी हवेली और आसपास का जंगल दिखता था। सूरज घंटों पहले डूब चुका था और दूर का आसमान अंधेरे में डूबा था। अजीब बात थी कि हवेली भी पूरी तरह अंधेरे में थी। रास्तों पर लगे तेल के लैंप जो आग से जलने चाहिए थे, सब बुझे हुए थे। क्या बीरा लैंप चलाना भूल गई? लिया बिल्ट ने बगीचे की ओर अंधेरे को देखते हुए बड़बड़ाया। नहीं मम्मी, मैंने उसे आज रात सारे लैंप बुझाने को कहा था। मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं, चैतन्य ने समझाया। क्या प्लान कर रहा है तू? लिया बिल्ट ने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा। चैतन्य ने आसमान की ओर इशारा किया और बोला, मम्मी बस वहां देखते रहो। लिया बिल्ट ने वैसा ही किया और उसे चैतन्य की धीमी काउंटडाउन सुनाई दी। 3 और 2 1 फिसस। अचानक जंगल के अंधेरे से एक आग की लकीर निकली और आसमान में चढ़ गई। जब वो टॉप पर पहुंची तो वह फट पड़ी और लाल रंगों का एक गजब का फूल आसमान में खिल गया। लिया बिल्ट की सांस थम गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में और आग की लकीरें जंगल से उड़ी और आसमान में फटकर रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता बना दिया, सिर्फ लिया बिल्ट के लिए। पेंडाई लैंड्स में सल्फर मिलने के बाद चैतन्य ने बारूद बनाया था। कुछ और चीजें जोड़कर उसने आतिशबाजी क्रिएट कर दी थी। लिया बिल्ट का दिल खुशी से गर्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ये उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा डोप था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चैतन्य ने उसे वो चीज दिखा दी जो वो कभी देख पाएगी। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने चैतन्य के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और मुस्कुराई। थैंक्स बेटा, ये तो कमाल का है, लिया बिल्ट ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर मां बेटा रात भर आतिशबाजी का शो एंजॉय करते रहे, बिना कुछ बोले। रुक चैतन्य, लिया बिल्ट ने अचानक कहा, तूने तो बताया ही नहीं कि तू यहां तक कैसे पहुंचा। चैतन्य ने अजीब सी हंसी हंसते हुए सिर खुजाया। हाँ मम्मी, मैंने चिंटू 2 के साथ अपनी एक शैडो कॉपी लिंक कर रखी थी। उसकी वजह से मैं 1 सेकंड में यहां आ गया। कूल है ना? लिया बिल्ट खामोश हो गई। मम्मी, तो तू कह रहा है कि तू इस पूरे टाइम कभी भी यहां आ सकता था? लिया बिल्ट ने धीमी आवाज में कहा। उसके सुनहरे बाल उसका चेहरा छुपा रहे थे। चैतन्य पीछे हटने लगा। उसे कोई बहाना चाहिए था। ना, दूरी से दिल और कनेक्ट होता है। यह कोई दमदार जवाब नहीं था। हवेली का हंगामा आसमान में फटती आतिशबाजी की आवाजों में दब गया। पनिशमेंट के तौर पर चैतन्य को हफ्ते में कम से कम 3 बार हवेली आकर अपनी पैरेलल वर्ल्ड की स्टोरीज सुनाने का ऑर्डर मिला। हवेली का हंगामा आसमान में फटती आतिशबाजी की आवाजों में दब गया। पनिशमेंट के तौर पर चैतन्य को हफ्ते में कम से कम 3 बार हवेली आकर अपनी पैरेलल वर्ल्ड की स्टोरी सुनाने का ऑर्डर मिला। ब्लिंकिंग में रीबॉर्न कंपनी की मौजूदा हालत देखने के लिए मां के जन्मदिन के लिए बिल्ट एस्टेट जाने के 1 हफ्ते बाद चैतन्य वहां पहुंचा। कौशल्या अपने ऑफिस में कंपनी की रिपोर्ट्स बना रही थी। तभी अचानक से मोमबत्ती की लौ झिलमिलाने लगी और उसकी परछाई कुछ अजीब सी दिखने लगी। कौशल्या, मैं आ रहा हूं, अचानक से अपनी मौजूदगी बताते हुए चैतन्य की आवाज कमरे में गूंजी। चैतन्य की आवाज सुन कौशल्या ने फट से अपनी पोजीशन ठीक की और बॉस का स्वागत करने के लिए पीछे मुड़ी। कौशल्या कमरे के कोने की ओर झुकी जहां चैतन्य मैजिक से प्रकट हुआ। काफी समय हो गया, बॉस आपको देखे हुए, कैसे हैं आप? कौशल्या ने सम्मान से कहा। हाँ मैं ठीक हूं। मैं पेंडाई लैंड में फंस गया था। वहां पानी की कमी थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। लेकिन अब ज्यादा मदद मिलने से ब्लिंकिंग बार बार आ सकूंगा, चैतन्य ने जवाब दिया। जाने से पहले चैतन्य ने अपने हर जानने वाले की परछाई में अपनी एक कॉपी छोड़ दी थी। ये टाइशन की स्किल का अपग्रेड वर्जन था।
जो चैतन्य को दूरी की परवाह किए बिना किसी भी कॉपी में अपना शरीर ट्रांसफर करने देता था। इससे ब्लिंकिंग और प्यासी पेंड आइलैंड के बीच आना जाना आसान हो गया। कंपनी कैसी चल रही है? कौशल्या। खिड़की से ऑफिस फ्लोर को देखते हुए चैतन्य ने कौशल्या से पूछा। पिछली बार से कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। लगता था कौशल्या ने रीबॉर्न के बढ़ते बिजनेस को मैनेज करने के लिए ढेर सारे लोग हायर किए। कंपनी कमाल कर रही है बॉस। ब्लिंकिंग में हमारा पाइपलाइन सिस्टम पूरी तरह सेट हो चुका है। लोगों को अब पानी आसानी से मिलता है। सिर्फ इंस्टॉलेशन से हमें 1 करोड़ DDH से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स का प्रॉफिट हुआ। आपके आइडिया वाला सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाटर फिल्टर सिस्टम भी हिट है। हर महीने नल से पीने लायक पानी के लिए लोगों से लाखों कॉइन्स मिल रहे हैं। कौशल्या ने बिजनेस डिटेल दी। चैतन्य ने खुशी से सिर हिलाया। ब्लिंकिंग धीरे धीरे उनके पिछले जीवन की क्वालिटी के करीब पहुंच रहा था। मंथली वाटर बिल देना पडीडी रिश्ता था, पर यह खतरनाक बीमारियों और प्लेग से बचाव के लिए वाजिब था। सीवर सिस्टम का क्या हाल? चैतन्य ने पूछा। सब कुछ प्लान के हिसाब से बॉस। कंस्ट्रक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हुआ। कौशल्या ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स दिखाई। चैतन्य ने चिंटू 2 से चेक किया और देखा कि सब कुछ सही था। सेबेरस और मैजिक टावर की मदद से काम की क्वालिटी शुरू से पक्की थी। हमारे काम की वजह से शहर में बीमारियां बहुत कम हो गई हैं, कौशल्या ने उत्साह से कहा। टाइशन चैतन्य की परछाई से थोड़ा बाहर निकला। मेरी कॉपीज ने चेक किया। बॉस, शहर में कोई प्लेग नहीं फैल रहा। गॉडेस की सही वक्त पर दी गई चेतावनी ने शहर को तबाही से बचा लिया था। इतना ही नहीं, ब्लिंकिंग के आसपास के इलाकों ने भी हमारे सीवर और पाइपलाइन सिस्टम की डिमांड की है, जिससे रिबॉर्न बिजनेस को फायदा भी हक रहा था और बिजनेस आगे भी बढ़ रहा था। कौशल्या ने मेज पर जमा लेटर्स के ढेर की ओर इशारा किया, जो इलाकों के लीडर्स और गवर्नर्स ने भेजे थे। बॉस, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल गजब का है और घरों में पाइपलाइन लगाने से हमारी मंथली इनकम हर साल बढ़ेगी। इस पैसे से हम किंग्स एरिया में फुल एक्सपैंड कर सकते हैं और क्वींस एरिया में भी घुस सकते हैं। चैतन्य खुश होकर बोला। देश कई हिस्सों में बटा था। ब्लिंकिंग और चैतन्य का एस्टेट किंग्स एरिया में थे। इसके नीचे पेंड आइलैंड, दाएं बाएं समुद्र और ऊपर क्वींस एरिया। रीबॉर्न को ग्लोबल बनाने के लिए पहले पूरे देश में फैलना जरूरी था और इसके लिए क्वींस एरिया में कदम रखना जरूरी था। क्वींस एरिया में क्या प्रोग्रेस है? वहां हमारी पाइपलाइन कितनी प्रोग्रेस कर रही है? चैतन्य ने पूछा। क्वींस एरिया तक पहुंचना टफ था क्योंकि दोनों एरियाज को अलग करने वाली माउंटेन रेंज खतरनाक वैलीज और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से भरी थी। हमने वहां अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं, कौशल्या ने जवाब दिया, लेकिन एक्सपेंशन की स्पीड स्लो है। टफ टेरेन की वजह से अभी सिर्फ सोप और माचिस भेज पा रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स ब्लिंकिंग में बनते हैं और वहां ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। टैप्स और पाइप्स ले जाना मुश्किल है, इसलिए वहां पाइपलाइन सिस्टम अभी सेट नहीं हो सका। क्वींस एरिया में मेन ब्रांच बनने पर यह आसान होगा और हमारा प्रॉफिट इसमें मदद करेगा। कौशल्या ने चैतन्य को पूरी रिपोर्ट दे दी। चैतन्य ने कौशल्या की बताई इस प्रॉब्लम पर गहराई से सोचा। उन्होंने चिंटू 2 से देश का मैप मेंटली देखा। मैप से साफ था कि एक्सपेंशन में रुकावट सिर्फ माउंटेन टेरेन था, जो बीच रास्ते में खड़ा होकर चैतन्य के बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। फिर चैतन्य की नजर माउंटेन्स के पास की खाली जगह पर गई, जहां कोई खतरनाक इलाका नहीं था। ये देख चैतन्य ने कौशल्या से कहा, मैप को हवा में प्रोजेक्ट करते हुए, माउंटेन्स के पास इस हिस्से से क्यों नहीं जा सकते? ये पॉसिबल नहीं बॉस। वो एरिया एक फेमस ड्वार्फ किंगडम का है। वे ह्यूमन से फ्रेंडली नहीं है और उनके टेरिटरी में घुसने की हर कोशिश को रिजेक्ट करते हैं। चैतन्य समझ गया कि ड्वार्फ किंगडम को रीबॉर्न के लिए गेट खोलने को फोर्स नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें अभी दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वैसे कौशल्या, मैं भूल गया, इस बार आने का मकसद एक नया प्रोडक्ट है जिसे मैं सेल करना चाहता हूं। इसे कहते हैं कंक्रीट। कौशल्या को नहीं पता था कि कंक्रीट क्या होती है,
इसलिए कौशल्या सवालिया नजरों से चैतन्य को देखने लगी। कंक्रीट क्या है बॉस? कौशल्या ने पूछा। कंक्रीट वो है जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है। इसका इस्तेमाल मजबूर घर, सड़क, बिल्डिंग, टैंक और भी बहुत कुछ बनाने में किया जाता है। इससे बनाई गई कोई भी चीज आसानी से टूटती नहीं है और इसकी पावर भी सालों साल बनी रहती है। कौशल्या ये सब जानकर शौक भी थी और सरप्राइज्ड भी। चैतन्य का हर इन्वेंशन कमाल का होता था, तो अब भी चैतन्य पर सवाल उठाने का कोई कारण ही नहीं बनता था। इसीलिए कंक्रीट को कैसे लाना है, कौशल्या इस प्लान पर चैतन्य से बात करने लगी। कंक्रीट वो है जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है। इसका इस्तेमाल मजबूर घर, सड़क, बिल्डिंग, टैंक और भी बहुत कुछ बनाने में किया जाता है। इससे बनाई गई कोई भी चीज आसानी से टूटती नहीं है और इसकी पावर भी सालों साल बनी रहती है। कौशल्या ये सब जानकर शौक भी थी और सरप्राइज्ड भी। चैतन्य का हर इन्वेंशन कमाल का होता था, तो अब भी चैतन्य पर सवाल उठाने का कोई कारण ही नहीं बनता था। इसलिए कंक्रीट को कैसे लाना है, कौशल्या इस प्लान पर चैतन्य से बात करने लगी। रीबॉर्न कंपनी के अगले प्लान्स पर कौशल्या से बात करने के बाद चैतन्य पेंडाई लैंड भूमि लौट गया। कंक्रीट के इस्तेमाल के बारे में बताने पर कौशल्या फटाफट समझ गई कि ये बड़ा हिट होने वाला है। लेकिन कौशल्या ने फैसला किया कि कंक्रीट बेचने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका स्टॉक आसानी से और लगातार उपलब्ध रहे। पहले पाइपलाइन सिस्टम की अनाउंसमेंट के बाद ऑफिस में जो अफरा तफरी मची थी, उससे उसने सबक सीख लिया था। उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि ब्लिंकिंग में टैप्स और शावर की डिमांड इतनी ज्यादा होगी। रीबॉर्न का ऑफिस डिमांड पूरी करने में जूझ गया था और उन्हें प्लान से ज्यादा पैसे खर्च कर और वर्कर्स हायर करने पड़े दिखे। कौशल्या ने अनुमान लगाया कि कंक्रीट की डिमांड पाइपलाइन सिस्टम जितनी या उससे भी ज्यादा होगी। आखिर कंक्रीट से ब्लिंकिंग के चारों ओर 10 फुट ऊंची दीवार कुछ ही दिनों में बनाई जा सकती थी। इतना कम समय असल में गजब का था। इसकी मजबूती, टिकाऊपन और दूसरी चीजों के मुकाबले सस्तापन देखकर हर कोई अपनी बिल्डिंग्स के लिए कंक्रीट यूज करना चाहेगा। इसलिए चैतन्य और कौशल्या ने पहले पेंडाई लैंड से बिल्ट एस्टेट तक एक सही रोड बनाने का फैसला किया, ताकि चैतन्य के गांव में बनने वाला कंक्रीट आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। इस हाईवे से कौशल्या को कंक्रीट बनने के 1 हफ्ते के अंदर शिपमेंट्स मिल जाएंगे। बेशक इसके लिए चैतन्य को एक बड़ा ट्रक डिजाइन करना था। उसने पहले से ही कांग से इस नए व्हीकल को बनाने में मदद मांगने का प्लान बनाया, जिससे गाड़ी जल्दी तैयार हो सके। हाईवे बनाने का एक और फायदा यह था कि गांव को कौशल्या से जरूरी सामान आसानी से मिल सकता था। प्यासी पेंडाई लैंड में चैतन्य और गांव को कई चीजें चाहिए थीं, जो वहां नेचुरली नहीं मिलती थीं, जैसे खाने के लिए मसाले, खेती के लिए बीज और दूसरी खास चीजें जो सिर्फ रीबॉर्न की बढ़ी खरीदारी पावर से ह्यूमन रियल में मिल सकती थीं। इसलिए चैतन्य ने कौशल्या को लीना के साथ मिलकर गांव के लिए सामान की अदला बदली का इंतजाम करने को कहा। वे सहमत हुए कि हर दूसरे हफ्ते मंकीज का एक ग्रुप बिल्ट एस्टेट जाएगा और कौशल्या द्वारा भेजा सामान ले आएगा। इससे गांव का एक्सपेंशन तेज होगा, खासकर नए इवॉल्व्ड हॉब मंकीज की बढ़ती तादाद के साथ। कौशल्या से बातचीत के बाद चैतन्य ने अभी के लिए जितना हो सकता था सब संभाल लिया। कहीं दूर किंग्स और क्वींस क्षेत्र को अलग करने वाली माउंटेन रेंज की वैलीज में अचानक से जमीन जोर जोर से हिलने लगी। पेड़ जड्ढा से उखड़ गए। पक्षी और जानवर अपने ठिकानों से भागकर स्टेबल जमीन ढूंढने लगे। पेडलर्स का रेगुलर रूट भी डीली मिट्टी का ढेर बन गया। इस भूकंप की स्पीड ने माउंटेन्स से बड्ढे बड्ढे टुकड़े तोड़ ढक दिए, जो ढलानों से नीचे की ओर लुढ़कने लगे। घंटों बीतने के बाद भी स्पीड बढ़ती गई, जिसने स्थिर माउंटेन्स को उनकी जगह से हिला दिया। किंग्स और क्वींस क्षेत्र की सीमा का बड़ा हिस्सा एक अनप्रेसिडेंटेड लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिससे वहां से गुजरना फिलहाल नामुमकिन हो गया। लेकिन सिर्फ यही प्रभावित नहीं हुआ। डोमिन किंगडम, जो अपनी मेटलर्जी की मास्टरी के लिए मशहूर था, इस सुनामी जैसे लैंडस्लाइड का सामना नहीं कर सका,
जो रात के अंधेरे में अचानक आया। रात का वक्त होने से ज्यादातर डोमिनर्स या तो सो रहे थे या शराब में डूबे थे। हालांकि उनकी मजबूत बिल्डिंग्स ने लैंडस्लाइड की पहली लहर को झेल लिया, जिससे उन्हें प्रभावित इलाकों से निकलने का वक्त मिल गया। डोमिनर्स बेबस होकर देखते रहे, क्योंकि उनके घर और फोर्जेस मिनटों में मिट्टी और पत्थरों के रेले से मलबे में बदल गए। इस बीच डोमिन किंग को नींद से जगाया गया और हालात की जानकारी दी गई। उसने फौरन अपने बेस्ट इंजीनियर्स और ब्लैकस्मिथ्स को बुलाकर नुकसान का जायजा लेने को कहा। लंबी मीटिंग के बाद डोमिनर्स में आम राय थी कि लैंडस्लाइड से गिरी दीवार का हिस्सा दोबारा बनाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। घरों और फोर्जेस को फिर से बनाने में और कई महीने लगेंगे। हालांकि कोई डोमिन इस डिजास्टर में हर्ट नहीं हुआ। डोमिन किंग अपनी लंबी छोटी वाली दाढ़ी सहलाते हुए चिंता में डूब गया। आखिर दीवार टूटने और हजारों डोमिनर्स के बेघर होने से उनका किंगडम अब बाहर की दुनिया के लिए वल्नरेबल हो गया था। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे उनकी मौजूदा क्राफ्ट्समैनशिप भी हल नहीं कर सकती थी। डोमिन किंग अपने सिंहासन पर गहरी सोच में डूबा रहा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश में। कुछ दिनों बाद डोमिन किंगडम के पर्डेड हौसी इलाकों में यह खबर फैल गई। खासतौर पर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन युगबिल्ट के कानों तक ये बात पहुंची। उनके एडवाइजर्स ने जैसे ही स्थिति बताई, बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डोमिन किंग के पास एक डेलीगेट भेजो, उन्होंने फट से कहा। उसे बताओ कि हम उनके किंगडम को दोबारा बनाने के लिए फंड्स, मटेरियल्स और मैनपावर देने को तैयार हैं। युग को तुरंत समझ आ गया कि यह जिद्दी डोमिन किंग तक पहुंचने का एक रेयर चांस था। बिल्ट लायन के तौर पर दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद यज हमेशा डोमिन किंगडम में अपना बिजनेस फैलाने में नाकाम रहा था। वे हर उस ह्यूमन को रिजेक्ट करते थे जो उनके रियलम में अपनी कंपनी लाने की कोशिश करता था। लेकिन अब युग को एक मौका दिखा। अगर वो डोमिन किंग का फेवर गेन कर ले तो वो बिजनेस एक्सचेंज कर सकता था और डोमिन से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ले सकता था। हालांकि ये मुश्किल था, फिर भी उसे ये चांस लेना था। सक्सेस का मतलब था कि वह इतिहास में पहला आदमी बन जाएगा जिसने ऐसा किया। सही कहा ना? वे हर उस ह्यूमन को रिजेक्ट करते थे जो उनके रियल में अपनी कंपनी लाने की कोशिश करता था। लेकिन अब युग को एक मौका दिखा। अगर वो डोमिन किंग का फेवर गेन कर ले तो वो बिजनेस एक्सचेंज कर सकता था और डोमिन से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ले सकता था। हालांकि ये मुश्किल था, फिर भी उसे ये चांस लेना था। सक्सेस का मतलब था कि वह इतिहास में पहला आदमी बन जाएगा जिसने ऐसा किया। सही कहा ना? चैतन्य ड्राईलैंड्स में अपने बेड पर लेटा था कि तभी अचानक से उसे हवा में एक तेज डिस्टर्बेंस फील हुआ। चैतन्य तुरंत उठकर बैठ गया और अपनी अल्टीमेट स्किल माना कलेक्शन यूज की, जिससे वो रियलिटी से परे देख सकता था और अपने आसपास मौजूद इनविजिबल एलिमेंट माना को सेंस कर सकता था। उसकी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि पेंडाई लैंड की विलेज या ड्राईलैंड्स में कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। डिस्टर्बेंस कहीं दूर किंग रीजन के बाहर से आया था। उसने फटाफट अपने क्लोन्स के जरिए अपनी फैमिली की सिचुएशन चेक की और राहत फील की कि उसकी मॉम और डैड गहरी नींद में सेफ थे। चैतन्य ने चैन की सांस माना को सेंस कर सकता था। उसकी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि पेंडाई लैंड की विलेज या ड्राईलैंड्स में कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। डिस्टर्बेंस कहीं दूर किंग रीजन के बाहर से आया था। उसने फटाफट अपने क्लोन्स के जरिए अपनी फैमिली की सिचुएशन चेक की और राहत फील की कि उसकी मॉम और डैड गहरी नींद में सेफ थे। चैतन्य ने चैन की सांस ली, लेकिन चैतन्य को अभी भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। चैतन्य की परेशानी जब कम नहीं हुई तो चैतन्य ने चिंटू से पूछा, चिंटू, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ? चिंटू 2 सेंस करते हुए बोला, पृथ्वी माना के डिस्टर्बेंस के हिसाब से टेक्टोनिक प्लेट्स में बड़ा डिसप्लेसमेंट हुआ है, जिससे लैंड में चेंज आया। मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक यह प्रॉब्लम किंग और क्वीन रीजन की बॉर्डर पर माउंटेन रेंज में हुई है, जो दोनों को सेपरेट करती है।
इतने बड़े जियो चेंज से चैतन्य को यकीन था कि इस नेचुरल डिजास्टर से कई इनोसेंट लोग अनएक्सपेक्टेडली इफेक्टेड हुए होंगे। उसने अपने दिमाग में देश का मैप विजुअलाइज किया और पाया कि माउंटेन रेंज के पास कुछ डोमिनर विलेज थे जो इस भूकंप से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो सकते थे, जो अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लोग रो रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। चैतन्य ने इंस्टेंटली कौशल्या की शैडो में हिडन अपने क्लोन के साथ पोजीशन स्वैप कर लिया और अपना रियल बॉडी ब्लिंकिंग बी सिटी में रिबॉर्न के हेड ऑफिस में ले आया। चैतन्य बोला, इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कौशल्या, लेकिन मेरा यहां आना जरूरी था। कौशल्या तुरंत उठकर बोली, नो प्रॉब्लम यंग मास्टर, मैं बस क्वीन रीजन में हमारे एक्सपेंशन के लिए कुछ पेपर वर्क निपटा रही थी, उसने थकी आंखों के साथ बोला। चैतन्य ने कहा, सॉरी, लेकिन वो काम थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, माउंटेन्स में कुछ हुआ है। चैतन्य ने चिंटू 2 से मिली सारी इन्फो कौशल्या को एक्सप्लेन की। एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजर होने के नाते कौशल्या तुरंत समझ गई कि इस डिजास्टर से कई बिजनेसेस इफेक्टेड होंगे। सबसे अनलकी था डोमिन एम्पायर, जिसे भूकंप का सबसे ज्यादा डैमेज फेस करना पड़ा था। चैतन्य ने पूछा, क्या आप कुछ लोगों को भेज सकते हैं चेक करने के लिए कि कोई फैमिली इफेक्टेड हुई है? मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं, चैतन्य ने वरी के साथ कहा। कौशल्या ने तुरंत हमें सिर हिलाया। मैं अभी कुछ स्टाफ को एरिया चेक करने भेजूंगी, जैसे ही हमें और इन्फो मिलेगी मैं आपको अपडेट करूंगी। चैतन्य जानता था कि इतने बड़े डिजास्टर में टाइम बहुत क्रिटिकल था, ये मॉर्निंग तक वेट नहीं कर सकता था। इसलिए चैतन्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने सारे क्लोन्स को जो दूसरों की शैडोज में हिडन थे उन्हें फील किया। चैतन्य ने कहा, चिंटू 2, क्या तुम मुझे क्वीन रीजन के सबसे क्लोज क्लोन ढूंढ सकते हो? चिंटू 2 बोला, श्योर। एक रिबॉर्न मर्चेंट अभी टाइशन रीजन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। चैतन्य ने कहा, मैं अभी जा रहा हूं कौशल्या, मुझे इसे खुद देखना होगा, उसने कहा, और उसका बॉडी अचानक प्योर डार्कनेस में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो जल्दी ही कौशल्या की शैडो में मर्ज हो गया। चैतन्य रिबॉर्न मर्चेंट की शैडो से बाहर निकला, जो टाइशन से दूर जा रहा था। उसे बिना पता चले कि चैतन्य उसके पीछे मैजिकली अपीयर हो गया था। उसके पैरों के सोल्स से एयर माना बर्स्ट हुआ, जिससे वो हवा में फ्लोट करने लगा और टाइशन को आसानी से क्रॉस कर लिया। नीचे देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे उखड़े हुए पेड़ पौधे और बड़े बड़े पत्थरों से बना मड्डी सूप डोमिनर एम्पायर की ओर फ्लो कर रहा था। चैतन्य की आंखें गोल्डन लाइट से ग्लो की जब उसने अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट की। एरिया में लाइट माना की प्रेजेंस को सेंस करने की कोशिश की। लकीली डार्क माना की एब्सेंस ने उसे कंफर्म किया कि इस डिजास्टर से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। वो आगे फ्लॉट करता रहा, नीचे देखते हुए और किसी सर्वाइवर को हेल्प के लिए कॉल करते हुए सेंस करने की कोशिश करता रहा। कुछ मिनट्स बाद उसे एक छोटे विलेज के रूइंस दिखे। स्टोन हाउसेस की रूफ्स टाइशन के मड से बाहर झांक रही थीं, चिमनियां और डेबरी से बाहर निकली हुई थीं, और यहां तक कि डोमिन किंग की मेटल स्टैच्यू भी मेटल और स्टोन डेबरी के बीच फ्लोट कर रही थी। क्लोज इंस्पेक्शन पर उसने नोटिस किया कि एक हाउस में, जो टाइशन के अटैक के बावजूद खड़ा था, लाइट माना का बड़ा कलेक्शन हिडन था। चैतन्य धीरे धीरे नीचे उतरा और डोमिन आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व किया। ऐसा लग रहा था कि डेबरी और मड की वजह से वो हाउस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने एक बार हाथ वेव किया और प्योर माना से बना एक जाइंट मैजिकल हैंड क्रिएट किया, जिसने आसानी से डोर को ब्लॉक करने वाले सारे मड और डेबरी को रिमूव कर दिया। सब कुछ क्लियर होने के बाद वो एंट्रेंस पर गया और डोर पर नॉक किया। धीरे धीरे वुडन डोर खुला और एक ब्राउन ब्रेडेड बियर्ड वाला स्ट्रॉन्ग डोमिनर बाहर आया। डोमिनर ने अपनी आंखें एडजस्ट की और चैतन्य को देखा। डोमिनर ने चैतन्य को देखकर कहा, एक ह्यूमन? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन हमें इस क्राइसिस से हमें बचाने का काम करेगा। इन वर्ड्स के साथ डोमिनर ने डोर से बाहर झांका और चैतन्य को देखा, जो ह्यूमन उन्हें अलाइव बरी होने से बचाने आया था। वे अनग्रेटफुल नहीं थे,
लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कोई डोमिनर ब्रदर ही उन्हें रेस्क्यू करेगा। लेकिन ऐसा लगता था कि इस ह्यूमन ने उनके लाइव्स को उनके अपने डोमिनर ब्रदर्स से ज्यादा वैल्यू दी, वरना उन्हें घंटों पहले रेस्क्यू कर लिया गया होता। डोमिनर बोला, थैंक्स ह्यूमन, तुम्हारा नेम क्या है? पहले डोमिनर ने चैतन्य की ओर हाथ बढ़ाया। चैतन्य ने जवाब दिया, मुझे चैतन्य कहो। उसने डोमिनर का हाथ शेक करते हुए कहा, डोमिनर, मेरा नेम थॉमस रनहैंड है। मैं और मेरे विलेज के लोग तुमसे मिलने पर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं। हमारा इरादा रूड होने का नहीं था, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। हमने अपनी लाइफ में बनाया सब कुछ लॉस्ट कर दिया है। हमारे हाउसेस गॉन हैं। हमारे पास सोने के लिए बेड तक नहीं है। चैतन्य ने जवाब दिया, मुझे चैतन्य कहो। उसने डोमिनर का हाथ शेक करते हुए कहा, डोमिनर, मेरा नेम थॉमस रनहैंड है। मैं और मेरे विलेज के लोग तुमसे मिलने पर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं। हमारा इरादा रूड होने का नहीं था, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। हमने अपनी लाइफ में बनाया सब कुछ लॉस्ट कर दिया है। हमारे हाउसेस गॉन हैं। हमारे पास सोने के लिए बेड तक नहीं है। चैतन्य ने उनकी अजीब नजरों को बदतमीजी नहीं समझा। आखिरकार उन्होंने अभी अभी एक दुखद हादसे का सामना किया था। उनका पूरा गांव पलक झपकते ही बर्बाद हो गया था, और अगर वे जरा भी कम चौकस होते तो शायद अपनी जान भी गंवा बैठते। हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज अंदर आ जाओ। थॉमस ने चैतन्य को अपने सुरक्षित ठिकाने में बुलाते हुए। चैतन्य डोमिनर्स के लगभग पूरी तरह तबाह हुए घर में घुसा और देखा कि डोमिनर्स का पूरा गांव इस छोटी सी जगह में ठूंसा पड़ा था। अगर उनकी छोटी हाइट न होती तो इतनी तंग जगह में वे फिट ही नहीं हो पाते। आखिरकार उनकी तादाद 100 के आसपास थी। डोमिनर्स के तौर पर हम तुम्हारे किए एहसान का दोगुना चुकाने के लिए बाध्य हैं, मगर अभी हम ऐसा कर पाने में मजबूर हैं। थॉमस ने चैतन्य से माफी मांगते हुए कहा, लेकिन चैतन्य ने सिर हिलाकर कहा, अभी इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लगता है तुम लोग बुरी तरह फंसे हो। सब लोग बारी बारी से एक ही रोटी का टुकड़ा नोच रहे थे। यही उनका इकलौता खाना था। हमारा गर्व इसे कबूल नहीं करता, लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं बची। थॉमस ने चैतन्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्यों नहीं? चैतन्य ने पूछा, क्या तुम लोग डोमिनर्स किंगडम का हिस्सा नहीं हो? क्या वे तुम्हारे गांव को दोबारा बनाने में मदद नहीं करेंगे? थॉमस और बाकियों ने एक उदास सांस भरी। बदकिस्मती से उनकी मदद कई महीनों बाद ही आएगी। हमें पूरा यकीन है कि डोमिनर्स का राजा अब भी अपनी सारी ताकत दीवारों को दोबारा खड़ा करने में झोंक रहा है, न कि बाहर के गांवों को ठीक करके उन्हें सहारा देने में। हम उसे इल्जाम नहीं देते। राजा के तौर पर उसका फर्ज है कि दीवारों को पहली तरजीह दे, मगर इससे हमारे पास कोई ठिकाना नहीं बचता। वहां मौजूद सभी डोमिनर्स उदास दिख रहे थे, क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी थी जो लैंडस्लाइड से बची हो और जहां ढेर सारे संसाधन हो, मगर ऐसी जगह ढूंढना बेहद टफ था। आखिरकार ये देश ज्यादातर इंसानों का था। सब कुछ पहले से ही उनके कब्जे में था। यहां तक कि राजा के इलाके में भी उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं थी, और वे इंसानों के साथ रहने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। आधे इंसानों के तौर पर डोमिनर्स उनके समाज में नॉर्मल नहीं थे, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी प्रजाति ने ही सबसे पहले इंसानों से दूरी बना ली थी। इसलिए थॉमस और बाकी डोमिनर्स को या तो महाद्वीप के उन कोनों को तलाशना था जो इंसानों ने नहीं हथियाए थे, या फिर समुद्र पार करने का रिस्क लेना था। हम तुम्हारी मदद की कदर करते हैं चैतन्य, मगर अगर हमें समुद्र की सैर करनी है तो हमें अभी से शुरू करना होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उम्मीद है हम बेहतर हालात में फिर मिलेंगे, ताकि तुम्हारी जान बचाने का कर्ज चुका सकें। थॉमस अपनी कुर्सी से उठा और चैतन्य की ओर हाथ बढ़ाया।
बाकी डोमिनर्स ने भी चैतन्य को थैंक्स कहा और डोमिनर्स किंगडम से दूर अपनी यात्रा के लिए सामान पैक करने लगे। मगर इससे पहले कि वे पैकिंग पूरी करते, चैतन्य ने सबकी तरफ देखकर एक सीधा सा सवाल किया। अगर तुम लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हो तो हमारे गांव में क्यों नहीं रहते? चैतन्य की बात सुन थॉमस और बाकी डोमिनर्स ने चैतन्य की ओर देखा, मगर उसे सीरियसली लेने के बजाय उन्होंने सोचा कि ये तो बस एक 10 साल के बच्चे की बेकार बात है। हम तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करते हैं चैतन्य, मगर ये इतना आसान नहीं है। हम किसी भी इंसानी समाज में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे रिवाज और लाइफस्टाइल पूरी तरह अलग हैं। हम धातु के जीव हैं, यानी हम आखिरकार अपनी खुद की भट्टियां बनाना चाहेंगे। तो जब तक तुम्हारा घर इंसानी समाज से कोसों दूर नहीं है, हमें माफ करो, हम मना करते हैं। थॉमस ने चैतन्य को सीधे मना कर दिया। चैतन्य मुस्कुराया। दरअसल उसने उन्हें अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया, जो सूखी भूमि में था, और कैसे उनके पास पानी, खाना और एक बड़ा कम्युनिटी बनाने के लिए काफी जगह थी जिसमें पीले मंकी रहते थे। थॉमस ने चैतन्य को अजीब नजरों से देखा। आखिरकार उसके शब्द सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। पहली बात, उसने कहा कि उनके कम्युनिटी में पीले मंकी रहते हैं जिनके अपने अपने जॉब्स और जिम्मेदारियां हैं, मगर उनके हिसाब से पीले मंकी 2 तो साधारण दिमाग वाले जीव थे। दूसरी बात, उसने कहा कि गांव सूखी भूमि में है। जैसा कि नाम से जाहिर है, वहां पानी की कमी थी, मगर चैतन्य ने कहा कि उनके गांव में पानी और खाने की भरमार थी। ऐसा नहीं था कि वे चैतन्य पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसके शब्द सचमुच बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ठीक वैसा था जैसा उन्हें चाहिए था, जैसे कि आसमान से सोना बरस रहा हो। क्यों ना पहले हमारे गांव का एक चक्कर लगा लो? तुम लोग वैसे भी समुद्र की यात्रा करने वाले हो ना? रास्ते में थोड़ा डिटोर लेकर गांव को अपनी आंखों से देख सकते हो, चैतन्य ने कहा, और बाकी डोमिनर्स उसके शब्दों पर यकीन करने लगे। तुम्हें झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, थॉमस ने सोचा, और जैसा तुमने कहा, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अपने साम्राज्य के साथ एडवेंचर जारी रखें। थॉमस और बाकी बड़े डोमिनर्स ने फैसला करने के लिए आपस में बातचीत की। कुछ मिनट बाद उन्होंने चैतन्य की बात मानने का फैसला किया। आखिरकार इसमें उनका कोई नुकसान नहीं था। ठीक है, हम तुम्हारा ऑफर लेते हैं, थॉमस ने जवाब दिया। कूल, मैंने पहले ही मदद के लिए बुला लिया है और वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। चैतन्य ने ब्लिंकिंग शहर की तरफ देखते हुए कहा। अरे वाह चैतन्य, क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है जो हम उधार ले सकते हैं? थॉमस ने जोश में पूछा। इससे डोमिनर्स के चेहरों पर रौनक आ गई। आखिरकार गाड़ी होने का मतलब था कि उन्हें लंबा रास्ता पैदल नहीं चलना पड़ेगा। उम्मीद है तुम एक तगड़ा घोड़ा लाए हो। हम डोमिनर्स तो काफी भारी भरकम हैं। हाँ हाँ, थॉमस ने मजाक किया। चैतन्य ने अजीब सा मुंह बनाकर सिर खुजलाया और बोला, वैसे इसमें हॉर्स पावर तो है, ये पक्का है। उम्मीद है तुम एक तगड़ा घोड़ा लाए हो। हम डोमिनर्स तो काफी भारी भरकम हैं। हा हा, थॉमस ने मजाक किया। चैतन्य ने अजीब सा मुंह बनाकर सिर खुजलाया और बोला, वैसे इसमें हॉर्स पावर तो है, ये पक्का है। मास्टर, हम आपको लेने आए हैं। चैतन्य की गाड़ी की खिड़की से एक चुलबुला टाइसन बाहर झांका और उसने चैतन्य की ओर इंथुजियाज्म से हाथ हिलाया, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए। टाइसन की गाड़ी के पीछे 5 और गाड़ियां थीं, जिन्हें मंकी ड्राइवर चला रहे थे, जो लंबी दूरी तक सामान ढोने में प्रोफिशिएंट थे। 1 घंटे बाद आखिरकार मदद पहुंच गई। हर गाड़ी के पीछे एक बड़ा लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, जिसके अपने पहिए थे। ये कार्गो स्पेस खास तौर पर ब्लिंकिंग से सूखी भूमि तक भारी सामान ले जाने के लिए बनाया गया था। किस्मत से आज वो दिन था जब कौशल्या को गांव के लिए सामान भेजना था, तो ये 6 गाड़ियां पहले से ही ब्लिंकिंग के पास खड़ी थीं। इसका मतलब था कि वे कुछ ही घंटों में डोमिनर्स किंगडम के बाहरी आउटस्कर्ट्स तक पहुंच सकते थे। ये मेरी गाड़ियां हैं, चढ़ जाओ, हम कुछ ही दिनों में सूखी भूमि पहुंच जाएंगे। चैतन्य के इतना कहने के बावजूद डोमिनर्स
टस से मस नहीं हुए। उन्होंने गाड़ी के इंट्रिकेट और एडवांस्ड धातु के हिस्सों को देखा और स्टन्ड रह गए कि ये उनके देखे किसी भी चीज से कितना आगे था। इतना ही नहीं, चैतन्य की गाड़ियां बिना घोड़ों के तेजी से चल रही थीं। ये चल कैसे रही है? जादू है ना? वरना बिना घोड़े के ये हिल कैसे सकती है? लेकिन इस धातु के स्ट्रक्चर में तो जादू का ट्रेस भी नहीं है। वे समझ नहीं पा रहे थे। गर्वीले ब्लैकस्मिथ्स होने के बावजूद उन्हें गाड़ियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बिल्कुल अदर वर्ल्डली चीज को देख रहे हों। ये तो डोमिनर्स किंगडम के सबसे बेहतरीन लोहार और के बस की बात भी नहीं थी। थॉमस ने गैदर्ड करेज। धीरे धीरे गाड़ी के पास कदम बढ़ाए। बूम! इंजन की तेज आवाज सुनकर वो चौंक कर पीछे हट गया। ये जिंदा थी। जिंदा इस अर्थ में नहीं कि ये डोमिनर्स इंसानों या राक्षसों की तरह कोई जीवित प्राणी थी। नहीं, थॉमस को जो दिख रहा था वो ये था कि यह धातु का ढांचा अपने आप में जिंदा लग रहा था, बिना जिंदा हुए। चैतन्य, ये तुम्हारा ये धातु का जानवर क्या है? कैसे पॉसिबल है कि कोई लाइफलेस चीज सांस ले रही हो, जैसे उसमें जान हो? थॉमस ने चैतन्य से धीमी आवाज में पूछा। उसने केयरफुली से गाड़ी के ठंडे धातु को छुआ और महसूस किया कि वो सांस ले रही थी। चैतन्य ने उसका जवाब देने के लिए गाड़ी का बोनट खोला और थॉमस के साथ साथ बाकी क्यूरियस डोमिनर्स को उसका इनर वर्किंग्स दिखाया। ये हिस्सा इंजन कहलाता है। ये कॉम्बस्शन की शक्ति का इस्तेमाल करता है। चैतन्य ने ब्रीफली में इंटरनल कंबस्शन इंजन के प्रिंसिपल्स डोमिनर्स को समझाए। ये है एक्सल, जो इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाता है और गाड़ी को चलाता है। ये पहियों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने और स्टेयर करने की भी सुविधा देता है। जैसे जैसे चैतन्य गाड़ी के बारे में समझाता गया, डोमिनर्स को लग रहा था जैसे वे कुछ ऐसा सुन रहे हों जो उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। चैतन्य ने ऐसे सिद्धांतों और थ्योरीज का जिक्र इतनी से किया जैसे ये सब आम जानकारी हो, लेकिन उसकी एक भी बात डोमिनर्स किंगडम में मैकेनिक्स की मौजूदा समझ को कई कदम आगे ले जाने के लिए काफी थी। ये तो दिमाग हिला देने वाला है। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई नन्हा बच्चा हूं। ये मेरी धातु विज्ञान की पूरी समझ को बदल देता है, बिना किसी अपमान के। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसानी बच्चा ऐसा शानदार मशीन बना सकता है। गाड़ियों की अगली सीट पर बैठे मंकी ड्राइवर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। आखिरकार किसी और को भी वो हैरानी महसूस हुई जो उन्हें तब होती थी जब उनका बॉस कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता था। हा, तुम लोगों ने अभी कुछ देखा ही कहां है? टाइसन ने शेखी बघारी। जब तुम हमारे गांव में लाइट बल्ब देखोगे तब तुम्हारे चेहरे देखने लायक होंगे। लाइट बल्ब, वो क्या होते हैं? डोमिनर्स ने कंफ्यूज होकर बुदबुदाया। बस बहुत हुआ टाइसन, हमें चलना चाहिए, चैतन्य ने कहा और डोमिनर्स को गाड़ी में चढ़ने के लिए इशारा किया। वे दक्षिण की ओर सूखी भूमि की तरफ चल पड़े। उनकी यात्रा की ड्यूरेशन ब्लिंकिंग से सूखी भूमि तक की यात्रा जितनी ही थी, शायद उससे भी कम। रास्ते में डोमिनर्स चैतन्य की गाड़ी की प्रेज किए बिना नहीं रह सके। ये सबसे महंगी गाड़ियों से भी तेज और थी, जो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट बनाती थी। दिन बीतते गए और आखिरकार वे सूखी भूमि के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे और तुरंत ही डोमिनर्स की नजर होराइजन पर बसे उस कथित गांव पर पड़ी। ये उनके सोच से बिल्कुल अलग था। उन्हें लगा था कि सूखी भूमि का गांव मिट्टी और चिकनी मिट्टी से बना होगा, लेकिन ये गांव तो ज्यादातर इंसानी बस्तियों जैसा लग रहा था। बॉस, घर वापस स्वागत है? एक डोमिनर ने पूछा। लीना वहां नए बाशिंदों का स्वागत करने के लिए मौजूद थी और उसने हॉस्पिटैलिटी दिखाते हुए डोमिनर्स को पानी की बोतलें और फल दिए ताकि उनकी लंबी यात्रा की थकान मिट सके। डोमिनर्स बस वंडर से देखते रह गए जब उन्होंने चैतन्य के गांव को देखा। मंकी सपाट मजबूत सड़कों पर चल रहे थे, जहां सूखी भूमि की आम धूल और मिट्टी का नामो निशान नहीं था। कई चिंटू टू अच्छी तरह डिजाइन की गई सड़कों पर चल रहे थे, जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक्स में बटी थीं। कुछ चिंटू टू 2 पहियों वाली पतली धातु की अजीब सी चीज पर सड़कों पर घूम रहे थे।
ये रेगिस्तान की वास्टनेस में मौजूद एक उन्नत सभ्यता जैसा लग रहा था, जो यहां होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी ये था। इलाके के बाहरी हिस्सों में खेत थे, जहां चिंटू टू अपनी फसलों की देखभाल कर रहे थे। कुछ चिंटू टू एक से में व्यस्त थे, और सबसे हैरान करने वाली बात थी कि बच्चे सड़कों पर होकर खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछालते हुए। भाइयों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी जगह भी हो सकती है। मुझे लगा था कि हमारा डोमिनर्स किंगडम सभ्यता की चोटी पर है। मैं गलत था क्या ये सचमुच हमारा नया ठिकाना होने वाला है? चैतन्य ने अपने सामने खड़े ढेर सारे डोमिनर्स को देखा और अपने हाथ फैलाए। हमारे गांव में आपका वेलकम है, इसे अपना घर समझो, मंकी ने खुश होकर कहा। लीना ने बोनो को उनके नए हाईटेक अस्थायी घर की ओर ले गया। स्मार्ट होम सिस्टम से लैस ये जगह टेक्निकल सौर पैनलों, ऑटोमेटेड लाइटिंग और वाईफाई कनेक्टेड उपकरणों से भरी थी। सब शौक थे और मुंह फाड़े कमरों को देख रहे थे, लेकिन थॉमस और बाकी बौने हैरान रह गए जब लीना ने अपनी एक उंगली से टच स्क्रीन पैनल को टैप किया और कमरे में एलईडी लाइट्स चमक उठी। पूरा कमरा रोशन से जैसे नहा उठा था। ये क्या कोई जादू है जो अंधेरे में भी रोशनी कर रहा है? थॉमस ने अपनी दाढ़ी खींचते हुए क्यूरियोसिटी से कहा। जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है, और मैंने ही इसका इन्वेंशन किया है, चैतन्य ने हंसते हुए जवाब दिया। उसने उन्हें सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड और आईओटी की बुनियादी बातें समझाईं। सूरज की रोशनी से बिजली, ये तो क्रांतिकारी है, और ये आग हर किसी के सीने में लग सकती है। थॉमस ने चैतन्य की दी गई अपनी स्मार्ट वॉच पर नोट्स लेते हुए कहा। गांव में जितना समय बिताया, बोनो को लगा कि यह जगह किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली है। स्मार्ट प्लम्बिंग, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज ने बोनो के साम्राज्य को पुरातन जैसा बना दिया। यहां धन की कोई कमी नहीं थी, हर कोई यहां खुश था। हॉब मंकीज को खाने पीने की आजादी थी, और एक डिजिटल क्रेडिट सिस्टम से वे गांव के स्टोर से फ्री में सामान ले सकते थे। हर हॉब मंकी गांव की टेक ड्रिवन अर्थव्यवस्था में योगदान देता था, जिससे सभी को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन मिलता था। हॉब मंकीज ने बोनो का स्वागत करने के लिए 3D प्रिंटेड गैजेट्स, स्मार्ट कप और कस्टमाइज्ड कपड़े उपहार में दिए। कुछ डिजाइनर हॉब मंकीज ने एआई सहायता प्राप्त मशीनों से बोनो के लिए परफेक्ट फिट जैकेट्स और स्मार्ट फैब्रिक पोंचो बनाए, जो तापमान को अपने आप नियंत्रित करते थे, और वो काफी कंफर्टेबल भी थे, जिन्हें पहनकर हर कोई खुश था। ये लोग तो जीनियस हैं, थॉमस ने खुश होकर अपनी नई स्मार्ट जैकेट को देखते हुए कहा। बोनो को हैरानी थी कि चैतन्य के आसपास इतने टैलेंटेड लोग कैसे थे। हॉब मंकीज, जिन्हें दुनिया मूर्ख और बिना दिमाग के पागल जानवर मानती थी, वो यहाँ डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह काम कर रहे थे। ये चैतन्य कौन है? टेक स्टार्टअप का सीईओ या कोई जादूगर? थॉमस ने मन ही मन सोचा। कुछ दिन बाद दिन बीतते गए कि चैतन्य के आसपास इतने टैलेंटेड लोग कैसे थे। हॉब मंकीज, जिन्हें दुनिया मूर्ख और बिना दिमाग के पागल जानवर मानती थी, वो यहाँ डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह काम कर रहे थे। ये चैतन्य कौन है? टेक स्टार्टअप का सीईओ या कोई जादूगर? थॉमस ने मन ही मन सोचा। कुछ दिन बाद दिन बीतते गए, चैतन्य ने बोनो को गांव में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। वे हाइड्रोपोनिक फार्म्स, सौर ऊर्जा स्टेशन और डिजिटल प्लाजा से गुजरे, जो काफी चौंकाने वाला था। अचानक सड़क पर एक जोरदार क्लिक की आवाज गूंजी, जैसे कोई धातु का ड्रोन टकराया हो। इसके बाद भीड़ का उत्साहपूर्ण शोर सुनाई दिया। ये क्या हो रहा है? थॉमस ने हैरान होकर अपनी एआर चश्मे को एडजस्ट करते हुए पूछा। वो चैतन्य ने स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन चेक करते हुए कहा। ये हमारा वर्चुअल रियलिटी बेसबॉल गेम है। गांव के युवा इसे दिन रात खेलते हैं, सबका मन भी लगता है और सब खुश भी रहते हैं। गेम? कैसा गेम? मुझे भी बताओ गेम के बारे में। थॉमस की आंखों में उत्सुकता चमकी। चैतन्य उन्हें गांव के बाहरी हिस्से में एक हाईटेक स्टेडियम की ओर ले गया। ये एक डिजिटल डायमंड फील्ड था, जहां हॉब मंकीज
वीआर हेडसेट्स और मोशन सेंसर सूट्स पहने हुए थे। मैदान के बीच में एक हॉब मंकी वीआर ग्लव्स में अपने डिजिटल अवतार के साथ गेंदबाज की मुद्रा में था। सामने खड़ा दूसरा हॉब मंकी एक स्मार्ट बैट लिए हवा में प्रैक्टिस कर रहा था। गेंदबाज ने अपनी बांह घुमाई और एक डिजिटल फास्ट बॉल हवा में सनसनाई। बैट्समैन ने वीआर कंट्रोलर को स्विंग किया और गेंद डिजिटल स्क्रीन पर आसमान में उड़ गई। दर्शक जो एआर ग्लासेस पहने थे ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर होम रन चिल्लाते हुए तालियां बजाईं। चैतन्य ने हंसते हुए कहा, यह है हमारा वीआर बेसबॉल, रियल और वर्चुअल का मिक्सअप। बौने इस हाइब्रिड खेल को देखकर दंग रह गए। नियम भले ही समझ ना आए, लेकिन खिलाड़ियों की एकाग्रता और दर्शकों का जोश उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। खेल खत्म होने के बाद बल्लेबाज ने अपना वीआर हेडसेट उतारा। वो कोंग था, गांव का चीफ टेक इंजीनियर। बॉस, आपने मेरा गेम देखा। मेरा अवतार अब पहले से ज्यादा तेज है। अगली बार मैं आपकी गेंद को डिजिटल स्टेडियम से बाहर मार दूंगा। कोंग ने उत्साह से अपने स्मार्ट वॉच पर स्कोर चेक करते हुए कहा। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, यंग कोंग आए। चैतन्य ने मजाक में कहा, आज रात का गेम देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गेम चेंजर कौन है। चैतन्य ने सबको कुछ बड़ा करने का इशारा दे दिया। बॉ ने इस टेक ड्रिवन सौहार्द को, यह वीआर बेसबॉल गांव की एकता का प्रतीक बन गया था। चैतन्य ने बॉनों की उत्सुकता देखी और उन्हें रात के मैच के लिए इनवाइट किया। आज रात का गेम देखो, चैतन्य ने आंख दबाते हुए कहा। क्लीविंग कोडर्स बनाम ब्रेनियक बायोटेक, ये एक टेक टूर्नामेंट होगा। सूरज जल्द ही गांव पर ढल गया और सूखे हुए परिदृश्य को अंधेरे ने ढक लिया। फिर भी इस उजाड़ क्षेत्र में एक जगह ऐसी थी जो आकाश के तारों से भी ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही रात हुई, गांव ने रोशनी के स्विच चालू किए। सड़कों के किनारे लगे लैंप और घरों के बरामदों पर बल्बों ने पूरे गांव को रोशन कर दिया, जिससे गांव वासियों को रात में भी आसानी से कहीं भी जाने की सुविधा मिली। लीना ने थॉमस और बाकी बॉनों, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे, को उत्साहित हॉब मंकीज से भरी भीड़भाड़ वाली सड़कों से होकर ले जाया जा रहा था। हॉब मंकीज के साथ चलते हुए थॉमस ने उनकी आगामी मैच के बारे में उत्साहपूर्ण बातचीत सुनी। तुम्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा? एक ने दूसरे मंकी से पूछा। मैं शर्त लगाता हूं कि कोंग इंजीनियर्स ही जीतेंगे। कोंग तो बल्लेबाजी में कमाल है, वो कभी नहीं हारते। देखना, जीत उनकी ही होगी, एक उत्साहित बच्चे ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मास्टर चैतन्य की बात याद है ना? उन्होंने चेतावनी दी थी। अब क्या पता क्या हो, पहला मंकी बच्चा सोचकर बोला। मैं शर्त लगाता हूं कि कोंग इंजीनियर्स ही जीतेंगे। कोंग तो बल्लेबाजी में कमाल है, वो कभी नहीं हारते। देखना, जीत उनकी ही होगी, एक उत्साहित बच्चे ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मास्टर चैतन्य की बात याद है ना? उन्होंने चेतावनी दी थी। अब क्या पता क्या हो, पहला मंकी बच्चा सोचकर बोला। छी छी छी, तुम्हें कुछ नहीं पता दोस्त। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा बॉस क्लीवर्स के लिए पिचर के तौर पर खेलेगा? वे निश्चित रूप से जीतेंगे। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया। जो भी हो, मैं तो एक्साइटेड भी हूं, मुझे फिर से बेसबॉल खेलने का मन कर रहा है। दूसरा बच्चा बोला। चलो कल खेलते हैं, मैं बाकियों को बुलाऊंगा, एक मंकी बोला। बॉनो ने जहां भी देखा, हॉब मंकीज के चेहरों पर उत्साह और उम्मीद दिखी। वे सिर्फ बेसबॉल और इससे जुड़ी हर चीज की बात कर रहे थे। चैतन्य ने उन्हें बेसबॉल के बारे में सब कुछ सिखाया था, जिसमें इसके नियम और कानून शामिल थे, इसलिए वे आगामी खेल को आसानी से समझ सकते थे। हालांकि उन्हें खेल रही दो टीमों, क्लीव और कोंग इंजीनियर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। सभी ने अपनी विशेषताओं के आधार पर टीमें बनाई हैं, लीना ने समझाया। उदाहरण के लिए, कोंग और बाकी इंजीनियर्स ने अपनी बेसबॉल टीम बनाई, जिसे ब्रोना इंजीनियर्स कहते हैं। वे अपनी रणनीतिक सोच पर गर्व करते हैं। दूसरी ओर क्लीवी में ज्यादातर कसाई हैं, जिनके हाथ इतने भारी हैं कि गेंद को हवा में उड़ा देना उनके लिए आसान है। इस वजह से टीमें और उनके समर्थक प्रशंसक एक दूसरे के खिलाफ बहुत प्रतिस्पर्धी हो गए हैं, लीना ने बताया। और जैसे ही उसने यह कहा,
नीली वर्दी पहने हॉब मंकीज का एक टीम लाल वर्दी पहने हॉब मंकीज के एक दूसरी टीम के सामने आ गया। तुम लोगों को अब घर चले जाना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स तुम्हारी जीत की उम्मीदों को काट डालेंगे। नीली वर्दी वाले हॉब मंकीज ने कहा, हां, हम तुम्हें तुम्हारी बातें खिला देंगे। तुम्हारे खिलाड़ी जब गेंद को पार्क से बाहर मारेंगे तब तुम हिसाब नहीं लगा पाओगे। लाल वर्दी वाले हॉब मंकीज ने जवाब दिया। दोनों समूह एक दूसरे को ताने मारते रहे, जिससे रात का माहौल और जीवंत हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बौने भी इन दोनों टीम की बहस में फंस गए। अरे, हमारे नए साथी, क्लीवी का समर्थन करने वाले टीम ने कहा, उन्हें फ्राइज दो, उन्हें हॉट डॉग्स दो। बौनों को अचानक ढेर सारा खाना और नाश्ता दे दिया गया ताकि वे उनके पक्ष में आ जाएं। उन्हें भी उसी लाल वर्दी दी गई जिसके पीछे उनके नाम और एक रैंडम नंबर लिखा था। हॉट डॉग्स और फ्राइज बेसबॉल खेल का जरूरी हिस्सा है, लाल समूह ने कहा। अगर तुम हमारे साथ हो तो जितना चाहो खा सकते हो। नीले टीम ने जवाब में उन्हें अपनी नीली वर्दी दी। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे घरों को तुम्हारी पसंद के हिसाब से बना देंगे। यह तो धोखा है, रेड टीम ने कहा। तुम तो उन्हें रिश्वत दे रहे थे, ब्लू टीम ने जवाब दिया। बहस जारी रही और तब तक रुकी जब तक लीना ने दोनों टीम को बेंचों के विपरीत छोर पर उनकी तय जगहों पर नहीं भेज दिया। लीना ने बौनों को बीच की सीटों पर बिठाया, जिन्हें खेल की सबसे अच्छी सीटें माना जाता था। थॉमस ने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह किसी बुखार भरे सपने में है। सब कुछ अनबिलीवेबल सा लग रहा था। आसमान अंधेरा था, फिर भी पूरा मैदान विशाल चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था, जो मैदान और बेंचों को रोशन कर रही थी। सभी अपनी सीटों पर थे, उत्साह से बातें कर रहे थे, नाश्ता खा रहे थे और समय बिताने के लिए पानी पी रहे थे। किसी तरह बौनों को लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, नहीं कभी सोचा था कि ऐसा संभव हो सकता है। जीवित रहने की जगह में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मनोरंजन भी हो सकता है। कुछ मिनट बाद खिलाड़ी मैदान पर अपनी जगह लेने लगे। पिचर के टीले पर एक हॉब मंकी खड़ा था, जो गेंद को अपने हाथ में उछाल रहा था। उसके सामने एक बल्लेबाज था, जिसने अपने धातु के बल्ले को तैयार किया और उसे कुछ बार हिलाया ताकि वह गर्मजोशी बनाए रखे। फुई फुई, सीटी की आवाज मैदान में गूंजी, जो खेल शुरू होने का संकेत थी। पहली पिच पर बल्लेबाज ने अपने धातु के बल्ले को जोर से घुमाया, लेकिन गेंद उसके शरीर के पास से सनसनाती हुई निकल गई। भीड़ में निराशा की आवाजें और कराहें गूंजी। दूसरी पिच पर बल्लेबाज का एक और तेज स्विंग गेंद को कैचर के दस्ताने में टकराने देता, जिससे दर्शकों से एक और कराह निकली। इसका मतलब है कि उसके पास 2 स्ट्राइक हैं, है ना? वह गेंद को क्यों नहीं मार रहा? थॉमस ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा। उसकी घनी दाढ़ी में हताशा दिख रही थी। तुम पिक्चर को नहीं देख रहे? उसके बगल में बैठे बौने ने जवाब दिया। गेंद की गति और कर्व इतना आसान नहीं है कि मारा जा सके। ऐसा नहीं लगता, थॉमस ने जवाब दिया। उसे लग रहा था कि गेंद को पार्क से बाहर मारना काफी आसान है। तभी बल्लेबाज ने फिर से गेंद पर बल्ला मारा। इस बार गेंद से संपर्क हुआ, हालांकि गेंद दूसरी दिशा में उड़ गई, जिससे वह फाउल बॉल बन गई। अरे! थॉमस ने थोड़ा जोर से चिल्लाया, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आता कि वह इसे क्यों मिस कर रहा है, उसने कहा। मुझे लगता है कि उसे अपने कंधों को थोड़ा और बाईं ओर करना चाहिए, जैसे कि इस तरह। थॉमस ने बल्लेबाज की मुद्रा की नकल शुरू की और अपनी बांह को ऐसे घुमाया जैसे वह मैदान पर हो। यह काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, उसके बगल में बैठे बौने ने जवाब दिया। अगर मैं गेंद को तेजी से फेंकूं तो मुझे शक है कि तुम इसे उतनी आसानी से मार पाओगे जितना तुम सोचते हो। अहम अहम, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे बौने ने कहा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बस गेंद पर नजर रखो, कोई भी इसे मार सकता है, चाहे वह कितनी भी तेज हो। एक और बौने ने जवाब दिया। लेकिन कर्व का क्या? बौने आपस में बहस करने लगे, जिससे लीना को हंसी आ गई। लगता था कि बौनों को यह खेल पसंद आ गया था। पोंग
कोंग इंजीनियर्स ने अपनी धीमी और सुनियोजित रणनीति से स्कोर बराबर कर लिया। आखिरकार 9वीं इनिंग का आखिरी हिस्सा आया। यह दोनों टीमों के लिए स्कोर करने का आखिरी मौका था। शेफ्स पिचिंग कर रहे थे और इंजीनियर्स बल्लेबाजी। कोंग बल्ला के लिए प्लेट पर था, अपनी नजरें पिक्चर पर टिकाए हुए। यह फाइनल डिसीजन का पल था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की जगह उत्साह था। पिच्चर ने गेंद को बॉक्स के ऊपर ऊंचा फेंका। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बाहर जाएगी, लेकिन कोंग धोखा नहीं खाया। उसने अपने कंधों में ताकत भरी और बल्ले को गेंद की दिशा से थोड़ा नीचे घुमाया। जैसा कोंग ने अनुमान लगाया, गेंद अचानक नीचे की ओर मुड़ी और बल्ले से सटीक टकराई। एक संतोषजनक डिंग की आवाज के साथ गेंद हवा में उड़ गई। एक और होम रन। भीड़ ने जोर से चिल्लाया। कोंग और उसके दो साथियों ने बेस को पूरा किया, जिससे उनकी टीम को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले और वे बढ़त में आ गए। लेकिन क्लीवी ने अभी हार नहीं मानी थी। 9वीं इनिंग के शीर्ष पर अब उनकी बल्लेबाजी की बारी थी। यह उनका आखिरी मौका था कि विजेता कौन होगा। क्लीवी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गेंदों को मैदान में उड़ाया, जिससे उनके 3 खिलाड़ी प्रत्येक बेस पर खड़े हो गए। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनके पास 2 आउट हो चुके थे, एक और आउट और वे खेल हार जाएंगे। उन्हें तीनों खिलाड़ियों को अंक में बदलने के लिए एक चमत्कारी होम रन की जरूरत थी। ऐसे निर्णायक पल में क्लीवी ने आखिरकार अपना ट्रम्प कार्ड खेला। चैतन्य धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ा। हॉब मंकीज और बॉने उत्साह से चिल्ला रहे थे, क्योंकि खेल के आखिरी मिनटों में 2 सबसे शानदार खिलाड़ी आमने सामने थे। कोंग पिचर के टीले पर था। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की आग जल रही थी। उसे आखिरकार अपने बॉस को स्ट्राइक आउट करने का मौका मिला था। जब से चैतन्य ने उन्हें यह खेल सिखाया था, कोई भी हॉब मंकी उससे जीत नहीं पाया था। लेकिन कोंग ने इस पल के लिए तैयारी की थी। यह उसका मेहनत दिखाने का मौका था। दूसरी ओर चैतन्य ने कोंग की तीव्र नजरों का जवाब कंधे झटक कर दिया, सबसे तनावपूर्ण स्थिति में भी अपनी बेफिक्र शैली दिखाते हुए। आखिरकार कोंग ने पहली गेंद फेंकी, जो सीधे कैचर के दस्ताने की ओर गई। यह शायद खेल की सबसे तेज पिच थी, जिसने भीड़ को उत्साह और जोश से भर दिया। चैतन्य ने पहली पिच को बिना स्विंग किए जाने दिया, जिससे उसका पहला स्ट्राइक हो गया। वह सिर्फ मुस्कुराया और कोंग की बेहतर स्किल के लिए सम्मान में सिर हिलाया। दूसरी पिच पर गेंद पहले जैसी तेज लग रही थी, जिससे भीड़ को लगा कि कोंग ने वही गेंद फेंकी। लेकिन जैसे ही गेंद दस्ताने के पास पहुंची, वह ड्रामेटिक रूप से नीचे की ओर मुड़ गई और कैचर के दस्ताने में पूरी तरह से बैठ गई। चैतन्य वी ने इस गेंद को भी जाने दिया, जिससे उसका दूसरा स्ट्राइक हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक मौका बचा था। पूरा स्टेडियम खामोश था। सभी अपनी सीटों के किनारे पर थे। बौने खड़े हो गए और सांस रोककर खेल देखने लगे। तनाव हवा में तैर रहा था। यह आखिरी पिच सब कुछ तय करेगी। कोंग ने गहरी सांस ली, अपने कंधों को तैयार किया और आखिरी गेंद को प्लेट की ओर फेंका। जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया, चैतन्य ने आखिरकार अपने कंधों को मोड़ा और बल्ले को तेजी से आने वाली गेंद की ओर घुमाया। जैसे ही गेंद नजदीक आई, वह बाईं ओर मुड़ गई, लेकिन चैतन्य ने इसे पहले ही भांप लिया था और अपने बल्ले को उसी हिसाब से घुमाया। गेंद को हवा में ऊंचा और मैदान के बाहर भेज दिया। सब कुछ धीमी गति में चलता हुआ लग रहा था। भीड़ ने देखा कि गेंद हवा में उड़ी और बेंचों के बीच वाले हिस्से की ओर नीचे आई। बौने स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गेंद उनके हिस्से की ओर आएगी। एक नन्हा बौना बच्चा ने साहस से अपना हाथ उठाया और गेंद उसके हाथ में पूरी तरह से आ गई। फिर खामोशी। दर्शकों और मैदान पर खिलाड़ियों ने उस बौने बच्चे को देखा, जिसके हाथ में गेंद थी। मैंने होम रन गेंद पकड़ ली, उसने चिल्लाकर कहा, और आखिरकार सभी ने उत्साह में चीखना शुरू कर दिया, इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाते हुए। खेल बहुत करीबी था। कोंग इंजीनियर्स जीत की कगार पर थे, लेकिन आखिरी पल में चैतन्य ने एक चमत्कारी होम रन मारकर क्लीवी को 4 अंक दिलाए और उन्हें पूरा खेल जिता दिया। लेकिन खेल का रिजल्ट हॉब मंकीज और बोनो के लिए मायने नहीं रखता था। वे पूरे खेल के दौरान मिले मनोरंजन और उत्साह के लिए चिल्ला रहे थे। बौने और हॉब मंकीज ने एक साथ जश्न मनाया,
उछलते और गले लगाते हुए। बेंचों के दोनों टीम ने अपनी साथी खिलाड़ी को भुलाकर एक साथ जश्न मनाया। नीली वर्दी वाले प्रशंसकों ने लाल वर्दी वाले प्रतिद्वंद्वियों को गले लगाया। इतने शानदार खेल के लिए एक दूसरे की तारीफ की। जश्न के बीच थॉमस ने एक पल के लिए रुककर अपने आसपास का माहौल देखा। उसके साथ ही बौने उत्साह से चिल्ला रहे थे। उनकी दाढ़ियों की चोटियां खुशी से लगभग खुल रही थीं। यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक भयानक घटना का सामना किया था। उस पल में उन्होंने बीते हुए दुखों को भुला दिया और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दिया। अभी के लिए वे सभी के साथ इस पल का आनंद ले रहे थे। हालांकि अभी एक दिन भी नहीं बीता था। थॉमस को इस गांव और इस समुदाय से प्यार होने लगा था। खेल के बाद सभी ने जश्न को गांव के चौराहे पर ले जाया, जहां खाना और पेय पदार्थ बांटे गए। चैतन्य मंच पर चढ़ा और उसने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में से एक का खुलासा किया। सॉरी बच्चों, यह सिर्फ बड़ों के लिए है, उसने कहा और अपनी जादुई शक्ति से कई बैरल चौराहे पर लाया। प्रत्येक के नीचे एक नल था। इसे बियर कहते हैं और इसे ठंडा करके पीना सबसे अच्छा है। मैच फुल ऑन चल रहा था। क्लीवी ने शुरुआती राउंड्स में लीड ले ली थी, लेकिन कोंग इंजीनियर्स ने अपनी स्मार्ट, स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी से स्कोर को बराबर कर दिया। आखिरकार 9वां राउंड आया। दोनों टीमों का आखिरी मौका। शेफ्स पिचिंग कर रहे थे और इंजीनियर्स बैटिंग। कोंग बैट ले प्लेट पर खड़ा था, अपनी लेजर फोकस नजरें पिक्चर पर टिकाए। यह मैक ऑनर ब्रेक मोमेंट था, लेकिन उसका चेहरा टेंशन की जगह एक्साइटमेंट से चमक रहा था। पिचर ने गेंद को बॉक्स के ऊपर हाई फेंका। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद आउट हो जाएगी, लेकिन कोंग ने गेम पढ़ लिया था। उसने अपने कंधों में ताकत भरी और बैट को गेंद की दिशा से थोड़ा नीचे स्विंग किया। जैसा कोंग ने कैलकुलेट किया, गेंद अचानक नीचे डाइव की और बैट से परफेक्टली टकराई। क्लिंग! होम रन! स्टेडियम में बैठी भीड़ चिल्लाई। कोंग और उसके दो साथियों ने बेस राउंड किए, जिससे उनकी टीम को 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले और वे गेम में आगे हो गए। लेकिन शेफ्स ने अभी सरेंडर नहीं किया था। 9वें राउंड के टॉप पर अब उनकी बैटिंग की बारी थी। यह उनका लास्ट शॉट था कि गेम का बॉस कौन बनेगा। शेफ्स ने अपनी ब्रूट फोर्स का यूज किया और गेंदों को मैदान में उड़ाया, जिससे उनके 3 प्लेयर्स हर बेस पर जम गए। लेकिन यह सब एक कीमत पर आया। उनके पास 2 आउट हो चुके थे। एक और आउट और गेम खत्म। उन्हें एक मिरेकल होम रन चाहिए था, जो तीनों प्लेयर्स को स्कोरबोर्ड पर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दे। ऐसे डू ऑनर डाई सिचुएशन में शेफ्स ने आखिरकार अपना सीक्रेट वेपन उतारा। चैतन्य धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ा। हॉब मंकीज और बौने क्रेजी हो गए, क्योंकि गेम के आखिरी मिनटों में 2 टॉप प्लेयर्स फाइनली फेस ऑफ करने वाले थे। कोंग पिचर माउंड पर था। उसकी आंखों में कंपटीशन की आग जल रही थी। उसे अपने बॉस को स्ट्राइक आउट करने का मौका मिल गया था। जब से चैतन्य ने उन्हें यह गेम इंट्रोड्यूस किया था, कोई भी हॉब मंकी उससे जीत नहीं पाया था। लेकिन कोंग ने इस मोमेंट के लिए प्रैक्टिस की थी। यह उसका शो ऑफ टाइम था। वहीं चैतन्य कोंग की इंटेंस स्टेयर डाउन को कंधे झटक कर जवाब दे रहा था, सबसे टेंस सिचुएशन में भी अपनी चिल वाइब्स दिखाते हुए। फाइनली कोंग ने पहली गेंद फेंकी, एक सुपर फास्ट स्ट्रेट शॉट जो कैचर के ग्लव में सीधा गया। यह गेम की सबसे तेज पिच थी, जिसने स्टेडियम को हाइप और एनर्जी से भर दिया। चैतन्य ने पहली गेंद को बिना स्विंग किए जाने दिया। स्ट्राइक 1। वह बस मुस्कुराया और कोंग की इंप्रूव्ड स्किल्स को रिस्पेक्ट में सिर हिलाया। दूसरी पिच पर गेंद उतनी ही तेज लग रही थी जैसे पहली। भीड़ को लगा कि कोंग ने वही मूव दोहराया, लेकिन जैसे ही गेंद ग्लव के पास पहुंची, वह ड्रामेटिकली नीचे डाइव कर गई और कैचर के ग्लव में परफेक्टली लैंड हुई। चैतन्य ने इस गेंद को भी छोड़ दिया। स्ट्राइक 2। अब उसके पास सिर्फ एक चांस बचा था। पूरा स्टेडियम साइलेंट था। सब अपनी सीटों के किनारे पर थे। बौने खड़े हो गए, सांस रोककर गेम को स्टेयर करने लगे। टेंशन हवा में तैर रही थी। यह आखिरी पिच सब कुछ डिसाइड करेगी। कोंग ने डीप ब्रेथ लिया, अपने कंधों को सेट किया और लास्ट गेंद को प्लेट की ओर फेंका।
जब सबको लगा कि गेम ओवर है, चैतन्य वन ने फाइनली अपने कंधों को ट्विस्ट किया और बैट को इनकमिंग गेंद की ओर फुल स्पीड में घुमाया। गेंद जैसे ही नजदीक आई, वह लेफ्ट में कर्व कर गई, लेकिन चैतन्य ने इसे पहले ही भांप लिया था। उसने बैट को उसी हिसाब से मूव किया और गेंद को हाई अप इन द एयर मैदान के बाहर भेज दिया। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। भीड़ ने देखा कि गेंद हवा में उड़ी और बेंचों के मिडिल सेक्शन की ओर नीचे आई। बॉने शॉक्ड थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गेंद उनके सेक्शन में आएगी। एक छोटी सी बॉनी बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपना हाथ उठाया। गेंद उसके हाथ में परफेक्टली लैंड हुई। फिर सन्नाटा। सभी दर्शक और मैदान के प्लेयर्स उस बच्ची को देख रहे थे जिसके हाथ में गेंद थी। मैंने होम रन गेंद पकड़ ली, उसने चीखते हुए कहा। और फिर स्टेडियम में जश्न का तूफान आ गया। गेम सुपर क्लोज था। कोंग इंजीनियर्स जीत के करीब थे, लेकिन आखिरी पल में चैतन्य ने मिरेकल होम रन मारकर शेफ्स को 4 पॉइंट्स दिलाए और गेम जिता दिया। लेकिन रिजल्ट से हॉब मंकीज और बोनो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पूरे गेम के थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए चीयर कर रहे थे। बोने और हॉब मंकीज ने मिलकर सेलिब्रेट किया, उछलते और गले मिलते हुए। बेंचों के दोनों साइड्स ने अपनी राइवलरी भुला दी और एक साथ जश्न मनाया। ब्लू यूनिफॉर्म वाले फैंस ने रेड यूनिफॉर्म वाले राइवल्स को हक किया। इतने जबरदस्त गेम के लिए एक दूसरे की तारीफ की। सेलिब्रेशन के बीच थॉमस ने एक पल रुककर अपने आसपास का माहौल देखा। उसके बौने साथी एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे। उनकी दाढ़ियों की चोटियां खुशी से लगभग खुल रही थीं। यह यकीन करना मुश्किल था कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक भयानक हादसे का सामना किया था। उस पल में उन्होंने बीते दुखों को भुला दिया और फ्यूचर की टेंशन को छोड़ दिया। अभी के लिए वे सबके साथ इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि अभी एक दिन भी नहीं बीता था, थॉमस को इस विलेज और इस कम्युनिटी से प्यार हो गया था। गेम के बाद सेलिब्रेशन गांव के डिजिटल प्लाजा में शिफ्ट हो गया, जहां फूड और ड्रिंक्स की बहार थी। चैतन्य स्टेज पर चढ़ा और अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट का अनवील किया। सॉरी किड्स, ये सिर्फ बड़ों के लिए है, उसने कहा और अपने स्मार्ट डिवाइस से कई स्मार्ट बैरल्स प्लाजा में लाया, जिनमें ऑटोमेटेड टैप्स लगे थे। इसे क्राफ्ट बियर कहते हैं और इसे चिल्ड सर्व करना बेस्ट है। चैतन्य को इस मध्य युगीन दुनिया में 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी एक भी बियर नहीं देखी थी। चौंकाने वाली बात थी कि इस जगह पर बियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जैसे ही उसे ये बात पता चली, चैतन्य ने तुरंत अपनी क्राफ्ट बियर लॉन्च करने का प्लान बनाया। लक था कि एनी के हाइड्रोपोनिक फार्म्स में जौ की फसल तैयार थी, यानी बियर बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी, और उसने ऐसा ही किया। जब बौने गांव में आए तो चैतन्य ने सोचा कि अब सही टाइम है इस कूल ड्रिंक को कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करने का। और ऐसा हुआ भी। बड़े हॉब मंकीज ने बियर की स्ट्रॉन्ग हॉपी खुशबू सूंघी और इस न्यू ड्रिंक में इंटरेस्ट दिखाने लगे। बोनो की तो बात ही अलग थी। वे तो फटाफट इस अनोखे अल्कोहलिक ड्रिंक को ट्राई करने के लिए तैयार हो गए। आखिर वे अपनी भारी भरकम बेली में ढेर सारी एल और शराब भरने के लिए फेमस थे, तो वे इस न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाले फर्स्ट लोग बने। चैतन्य ने एक स्मार्ट बैरल का ऑटोमेटेड टैप ऑन किया और अपने स्टेनलेस स्टील मग में बियर डाली। फिर उसने इसे थॉमस और बाकी बोनों को पेश किया, जो इसे क्यूरियस नजरों और थोड़े डाउट के साथ स्कैन कर रहे थे। उनका टेस्ट सुपर रिफाइंड था। कोई साधारण ड्रिंक उन्हें इंप्रेस नहीं कर सकता था, खासकर ये पीला फोम वाला अजीब सा ड्रिंक। चैतन्य, पहले ही क्लियर कर दूं, शायद हमें तुम्हारी ये बियर पसंद न आए। अगर ऐसा हुआ तो इसे पर्सनल मत लेना। हमारी टेस्ट बड्स को एल और हार्डकोर अल्कोहल की आदत है, थॉमस ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा। उसे यकीन था कि ये बियर उसके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरेगी। चैतन्य ने टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल फील्ड में उन्हें पीछे छोड़ दिया था, लेकिन थॉमस का बोना प्राइड चैतन्य की ड्रिंक मेकिंग स्किल्स के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। बस एक एसआईपी ट्राई करो, देखना ये बहुत अच्छा है, चैतन्य ने चिल वाइब्स के साथ हंसते हुए कहा। थॉमस ने सावधानी से मग पकड़ा
और फील किया कि ये टच करने में आइस कोल्ड था। कोल्ड अल्कोहल, व्हाट्स द डील? थॉमस ने अपने आप में बड़बड़ाया। अल्कोहल तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए जाना जाता था। इसे सर्दी की बर्फ जितना ठंडा होना टोटली अनएक्सपेक्टेड था। थॉमस ने बियर को सूंघा और फिर मग से एक छोटा सा सिप लिया। बाकी बौने थॉमस के रिएक्शन को गौर से देख रहे थे, उत्सुक कि ये नई बियर उनके साम्राज्य की टॉप नॉच एल और शराब के मुकाबले कैसी होगी। पहले सिप के साथ ही थॉमस ने मग को मुंह से हटाया और अपनी दाढ़ी और मूंछों से फोम साफ किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने बियर को लेजर फोकस्ड नजरों से स्कैन किया। बोनो को लगा कि उसका रिएक्शन बियर के फ्लॉप टेस्ट का साइन है। कैसी है ब्रो? टोटली फीकी ना? चैतन्य ने पूछ। क्लियरली एल ही अल्टीमेट ड्रिंक है, दूसरा बोना बोला। दे दे थॉमस, मैं चेक करता हूं कि ये बियर कितनी बेकार है, एक बोने ने कहा। लेकिन जैसे ही वो बोना थॉमस के हाथ से मग लेने वाला था, उसने उसे पुश किया और पूरा मग एक ही सांस में गटक गया, बाकी बोनों को शॉक्ड छोड़ते हुए। आह आह! थॉमस के मुंह से सेटिस्फाइड सांस निकली। उसकी दाढ़ी अभी भी बियर के फोम से डेकोरेटेड थी। ये तो देवताओं का एनर्जी ड्रिंक है, उसने डिक्लेयर किया। चैतन्य, ये बियर मेरे टेस्ट बर्ड्स के लिए प्योर ब्लिस है। ये एल जितनी हार्ड नहीं है, लेकिन यही इसका टेस्ट है। इसकी चिल्ड वाइब्स इसे नेक्स्ट लेवल रिफ्रेशिंग बनाती है। ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे मैं सदा से डिहाइड्रेटेड था और मुझे पता ही नहीं था। इस बियर ने मुझे फ्रेश कर दिया। इसकी कोल्डनेस मेरी सोल को कूल डाउन करती है। थॉमस की नॉन स्टॉप तारीफ ने बाकी बौनों को बियर ट्राई करने के लिए क्रेजी कर दिया। चैतन्य, प्लीज मुझे भी एक पोर कर दे, एक बोना बोला। मैं फर्स्ट ड्रिंक लूंगा, टेस्ट चेक करना है, दूसरे बोने ने कहा। जब तक मैं खुद नहीं पीता मैं नहीं मानूंगा कि ये चैतन्य। माइकल ने बोनों को चिल करने को कहा कि स्टॉक में ढेर सारी बियर है। उसने सबके लिए स्टाइलिश मग्स में बियर डाली। जितना मन करे गटक लो, चैतन्य ने कहा। आज रात फुल ऑन पार्टी मोड है। बोनो ने चिल्ड बियर चखना शुरू किया और थॉमस की तरह उनकी आंखें भी चौड़ी हो गईं जब उन्हें क्लिक हुआ कि थॉमस ने इस ड्रिंक को इतना हाइप क्यों किया। वाह, मेरी दाढ़ी की कसम, ये तो मेरा न्यू फेवरेट ड्रिंक है। मैं तो सारा बैरल सोलो फिनिश कर सकता हूं। हमारे बोनो ने ऐसा ड्रिंक क्यों नहीं इन्वेंट किया? बोने बियर से फुल चार्ज हो गए। उनके गाल धीरे धीरे रेड वाइन जैसे लाल होते गए। लेकिन थॉमस ने नोटिस किया कि सिर्फ वे ही फुल जोश में थे। हॉब मंकीज बस बियर को क्यूरियस नजरों से स्कैन कर रहे थे, लेकिन उनके पास इसे ट्राई करने की हिम्मत नहीं थी। तुम सब किसका वेट कर रहे हो? थॉमस ने पूछा। ये एल जितनी हार्ड कोर